चलिए, आज रात तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे दिल को खुशी से भर देगी और आंखों को मीठी नींद से। सुनो, बस आंखें बंद करो और सुनो। दूर, बहुत दूर, जहां सड़कों का शोर धुंधला पड़ जाता है, वहां एक गांव है। एक ऐसा गांव जहां समय की सुइयां धीरे धीरे चलती हैं, जैसे पुरानी ढिबरी का तेल। वहां की हवा में मिट्टी की सोंधी महक घुली है और शाम होते ही आसमान चूल्हे की आग जैसा लाल हो जाता है। उस गांव के पूरब में एक टीला है, पुरवा टीला। उस पर एक पुराना पुराना पीपल का पेड़ है, जिसकी जटाएं जमीन में उतरकर फिर से पेड़ बन गई हैं, जैसे कोई कहानी जो एक कहानी से निकलकर 10 कहानियों में फैल गई हो। और रात होते ही जब चारों तरफ झींगुरों का सुरीला कोरस शुरू होता है, तब पूरब से एक हवा चलती है, पुरवई हवा। ये हवा सिर्फ हवा नहीं है, इसमें एक सरसराहट है, एक कहानी की फुसफुसाहट है। कभी कभी बहुत ध्यान से सुनोगे तो लगेगा जैसे ये हवा कुछ कह रही हो, कोई नाम पुकार रही हो, कोई पुराना दर्द बांट रही हो। पर गांव के लोग कहते हैं, अरे ये तो बस पेड़ के पत्तों की आवाज़ है, सो जाओ। पर क्या सचमुच ये सिर्फ पत्तों की आवाज़ है? चलो आज रात हम वहीं चलते हैं, उस टीले पर, उस पुराने पीपल के नीचे बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और उस पुरवा हवा को बिल्कुल करीब से सुनते हैं। शायद वो हमें भी अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। एक ऐसी कहानी जो संघर्ष से शुरू होती है, प्रेम से बढ़ती है और विजय पर आकर सो जाती है। सुनो, हवा चल रही है, पत्ते सरसरा रहे हैं और दूर, बहुत दूर, एक टूटी हुई चूड़ी मिट्टी में दबी एक आवाज़ के लिए तरस रही है। सो जाओ अब, कहानी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे आवाज़ को कोमल और लयबद्ध करते हुए। पुरवा पुरवा की पुकार सुनती है गांव की दीवार। टीले पर जब आती है रात, कोई सुनता है, कोई सो जाता है। पुरवा पुरवा की पुकार, एक दर्द, एक प्यार, एक उजियार। सो जाओ, सपनों में डूब जाओ, कहानी तुम्हारे इंतज़ार में है। पुरवा की पुकार। आवाज़ धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदल जाती है और फिर पूरी तरह शांत हो जाती है, मानो केवल रात की निस्तब्धता बची हो। शुभ रात्रि और मीठे सपने, कहानी अब आपकी है। ये इंट्रो आपको एक शांत, लयबद्ध और कथात्मक प्रवाह में ले जाता है, जो धीरे धीरे मन को शांत करके गहरी नींद के द्वार खोल देता है। इसे धीमी मधुर आवाज़ में पढ़ें और कहानी के सपनों में खो जाएं। गाड़ी की खिड़की से झांकता आरव बस उस धूल भरी सड़क को देख रहा था, जो शहर की चकाचौंध को पीछे छोड़ते छोड़ते अब गांव की गोद में समा रही थी। हवा का स्वाद बदल गया था। धुएं और कंक्रीट की गंध की जगह अब सड़क किनारे खड़े नीम के पेड़ों की सौंधी महक और दूर से आती हरी खेतों की बांस थी। उसकी छाती में एक अजीब सी कसक थी, वापसी की खुशी और किसी अनकही उदासी का मिला जुला एहसास। बस ने पुराने बस स्टैंड पर घुरघुराते हुए रुकने का संकेत दिया। बचपन, आरव ने मन ही मन कहा, इसी तरह तो लौटता है, धूल चाटता हुआ, थका हुआ, पर घर की याद में सना हुआ। घर का आंगन वैसा ही था। चारपाई पर पड़ा पिता का मोटा सा कोट, दीवार पर टंगा पुराना कैलेंडर और अमरूद के पेड़ से टकराती हुई शाम की आखिरी किरणें। माँ ने आंचल से आंसू पोंछे। पिता मोहन ने उसके कंधे पर एक भारी, सख्त हाथ रखा। शहर की हवा ने रंग कुछ उड़ा दिया है बेटे, उन्होंने कहा। अब यहाँ की मिट्टी फिर से जोड़ देगी। रात ने गांव को एक कोमल चादर में लपेट लिया। शहर की रातें बिजली के जगमगाहट से जलती थीं, यहाँ रात तेल के दिए और टिमटिमाते तारों से। आरव अपने पुराने कमरे में लेटा था। खिड़की खुली थी और उसके पास आते ही पुरवई हवा का एक झोंका अंदर आया, उसके माथे के पसीने को सुखाता हुआ। हवा के साथ नीम के पत्तों की सरसराहट थी, दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ थी और कहीं एक ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी। गांव का नैट रंग। फिर अचानक वो आवाज़ आई। ये सिर्फ हवा की सीटी नहीं थी, न ही पेड़ों का हिलना। ये एक सिसकी थी, एक लंबी दर्द से भरी कराह जो हवा के रास्ते उसके कानों में उतर गई। इतनी साफ
जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा फुसफुसा रहा हो। बचा लो। आरव की आंखें एक पल में खुल गईं, दिल जोरों से धड़कने लगा। वो बिस्तर पर बैठ गया, कान लगाकर सुनने लगा, लेकिन अब सिर्फ हवा का हल्का सरसराना था। क्या ये उसकी कल्पना थी, शहर की भागदौड़ और तनाव की देन? पर वो आवाज इतनी वास्तविक लगी थी, इतनी दर्द भरी। वो उठा और खिड़की से बाहर झांका। चांदनी में गांव सोया हुआ था। सामने वाले आम के पेड़ की टहनियां हवा से टकरा रही थीं। शायद बस वही आवाज थी। वो समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि दोबारा वही करा। बचा लो। इस बार और लंबी और जैसे हवा में घुल मिल गई। आरव ने तेजी से पिता के कमरे का रुख किया। मोहन चारपाई पर लेटे चिलम के 2-3 कश ले रहे थे। उनका चेहरा धुएं और छायाओं में ढका हुआ था। बाबू, आरव की आवाज थोड़ी कांप रही थी। बाहर खिड़की से एक अजीब आवाज आ रही है, जैसे कोई रो रहा हो। मोहन ने चिलम का एक लंबा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए धीरे से कहा, कौन रोएगा इतनी रात? ओए, वो सुन, पुराने आम की डाल है ना, हवा से टकराती है, ऐसी ही आवाज आती है। सालों से सुनते आ रहे हैं। जा, सो जा, दिन भर की यात्रा का थकान है। पर बाबू, ये आवाज कुछ नहीं होती बेटा। मोहन ने उसे बीच में ही टोक दिया। उनकी आवाज में एक अंतिमता थी। ये गांव है, यहाँ हवा भी बातें करती हैं, पेड़ भी बोलते हैं, पर उन्हें समझने की कोशिश मत किया करो, नींद ही अच्छी है। आरव चुपचाप वापस लौट आया। पिता की बात में डांट थी, पर उस डांट के नीचे एक चिंता छिपी थी जिसे आरव पहचान सकता था। वो बिस्तर पर लेटा तो रहा, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। उसकी नज़र खिड़की के बाहर टिमटिमाते तारों पर टिकी रही और कान हर सरसराहट में उसी कराह को तलाशने लगे। उसी रात गांव के दूसरे छोर पर एक छोटी सी कोठरी में एक चिराग जल रहा था। अन्विता अपनी छोटी मेज पर बैठी थी। उसके सामने एक फटी हुई लेदर बाउंड डायरी खुली थी। उसने भी वो आवाज़ सुनी थी। जब वो कराह उसके कानों में पहुंची तो उसका हाथ अपने आप रुक गया। उसने पलकें झपकाईं और एक गहरी सांस ली। ये नया नहीं था, ये वही पुराना स्वर था, वही दर्द, बस आज रात ये और स्पष्ट था और जैसे थोड़ा और तीव्र। उसने डायरी का पन्ना पलटा, जहां पिछली प्रविष्टि थी। आज फिर वही पुकार, मानो कोई अपनी ही याददाश्त खोज रहा हो। हवा में खोए हुए नाम का दर्द। आज उसने नई लिखाई शुरू की। उसकी लिखावट सुंदर और स्थिर थी। हर शब्द सोच समझकर उतारा गया। आज की रात की पुरवा में आंसू घुले हैं। वो आवाज फिर आई, बचा लो। ये कोई भटकी हुई आत्मा की गुहार नहीं है, ये एक चेतावनी है। जैसे कोई हमें आगाह कर रहा हो कि कुछ खोने वाला है, कुछ टूटने वाला है। ये पुकार पुरानी है, पर आज इसकी जल्दी ज्यादा है। शायद समय कम है। क्या गांव सुन पा रहा है, या सबके कानों पर तो जाली पड़ी हुई है? मुझे लगता है ये पुकार मेरी ही सिसकी है, पर मैं तो यहां बैठी हूं, तो फिर कौन? वो लिखते लिखते रुक गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। चांद अब बादलों के पीछे छिप गया था। अंधेरा गहरा हो गया था और उस अंधेरे में वो कराह एक बार फिर गूंजी, मानो अन्विता के लिखे शब्दों का जवाब दे रही हो। उसने डायरी बंद की और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे पता था कि ये सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी, ये गांव की सांसों में घुली एक सच्चाई थी जिसे ज्यादातर लोग अनसुना कर देते थे। पर आज कुछ अलग था। क्या कोई और भी सुन रहा था? आरव अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर दिमाग दौड़ रहा था। वो आवाज उसके भीतर गूंज रही थी, बचा लो। किसे बचाना है? किससे बचाना है? वो शहर में रहते हुए भी कभी इतना अकेला महसूस नहीं करता था जितना आज इस गांव में अपने ही घर में महसूस कर रहा था। यहाँ एक ऐसा रहस्य था जो हवा में तैर रहा था, जिसे सभी जानबूझकर नजरअंदाज करते थे। उसने फिर से खिड़की की ओर देखा। चांद अब बाहर निकल आया था और अब चांदनी आंगन से नहाया हुआ था। उसी पल हवा के एक तेज झोंके के साथ आम के पेड़ की एक सूखी टहनी टूटकर नीचे गिरी, एक तेज सुनसान आवाज के साथ, टचर। आरव का दिल फिर धक से रह गया, पर इस बार उसके मन में डर नहीं, एक अजीब सी करुणा उमड़ आई। उसे लगा जैसे वो टहनी नहीं बल्कि कोई आवाज हमेशा के लिए दब गई है। उसने अपनी चादर ओढ़ ली और आंखें मूंद लीं। अब रात अब भी लंबी थी और उस कराह ने उसकी नींद चुरा ली थी। उसे लग रहा था कि ये गांव जो उसे बचपन से इतना सरल और स्पष्ट लगता था, उसकी सतह के नीचे एक गहरा उदास रहस्य दबा हुआ है, और वो रहस्य अब जाग रहा था उसकी वापसी के साथ ही। दूर कुत्ता एक लंबा उदास स्वर में रोया।
पुरवई हवा फिर चलने लगी, अब बिना किसी कराह के, मानो उसने अपना संदेश दे दिया हो और अब वो इंतजार कर रही हो कि कोई उसे सुनने और समझने वाला है या नहीं। अन्विता ने चिराग की बत्ती धीमी कर दी। उसकी डायरी अब तकिए के नीचे सुरक्षित थी। आरव ने आखिरकार आंखें मूंद ली, पर नींद उसकी पलकों पर एक हल्की बेचैन परछाई बनकर रह गई। गांव सो रहा था, पर उसकी नींद में आज एक कराह दर्ज हो गई थी, और दो युवा दिल अब उस पुकार के प्रति जागृत हो चुके थे। एक जिसे समझना चाहता था, दूसरी जो पहले से ही समझती थी, और दोनों को नहीं पता था कि ये पुकार उन्हें जल्द ही एक साथ खींच लेगी, एक ऐसी यात्रा पर जो उनके और इस गांव के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। पूर्वा रुकी नहीं थी, वो बस एक सांस ले रही थी। अगली सांस के साथ वो फिर बोलेगी। सुबह की धूप आंगन में फैली हुई थी, पर आरव के मन पर रात की वो करहा अब भी एक धुंधली छाया की तरह जमी हुई थी। चाय की चुस्कियां भी उस भारी एहसास को धो नहीं पा रही थीं। पिता मोहन खेत की तैयारी में जुटे थे और उनकी हर भागदौड़ में एक ऐसी बेसब्री थी मानो वे किसी अनकहे खतरे से बचने के लिए खुद को काम में डुबो देना चाहते हों। आरव ने तय किया कि वो इस गूंजती पुकार के बारे में किसी से बात करेगा, और उसके जहन में सबसे पहला नाम आया अन्विता। गांव में सब उसे पड़क्कू लड़की कहते थे, जो हमेशा पुरानी किताबों और कागजात में खोई रहती थी। शायद वो कुछ जानती हो। अन्विता का घर गांव के उस कोने में था जहां पक्की सड़क खत्म होकर कच्चा रास्ता शुरू होता था। उसका छोटा सा आंगन एक तरफ सूखी लकड़ियों और दूसरी तरफ गमलों में लगे पौधों से भरा था। दरवाज़ा खुला था। अंदर झांकते हुए आरव ने देखा अन्विता फर्श पर बैठी थी और उसके चारों ओर पुरानी जिल्द से उखड़ी किताबों का एक साम्राज्य फैला हुआ था। हवा के झोंके से कुछ पन्ने हिल रहे थे और धूप की एक किरण सीधे उसके बालों पर पड़ रही थी, जैसे प्रकृति खुद उस पर प्रकाश डाल रही हो। अन्विता, आरव ने दरवाजे की चौखट खटखटाते हुए आवाज दी। उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो रात के अंधेरे में सुनने वालों की होती है, एक सजग, थोड़ी उदास शांति। आरव भैया, अंदर आइए। आपकी वापसी की खबर तो पूरे गांव ने सुनी। शहर की हवा पानी यहां रास आएंगे। उसके स्वागत में मिठास थी, पर उसकी नजरें सीधे पूछ रही थीं, तुमने भी सुना है ना? आरव अंदर गया और एक चौकी पर बैठ गया। उसकी नजर एक खुली हुई डायरी पर पड़ी जिसमें सुंदर घुमावदार अक्षरों में कुछ लिखा था। तुम पुरानी चीजें इकट्ठा करती हो? कुछ चीजें इकट्ठा करती हो, कुछ चीजें मुझे इकट्ठा कर लेती हैं, अन्विता ने एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ कहा। उसने एक किताब उठाई जिसके कवर पर स्याही फैली हुई थी। ये हमारे गांव के पुराने हिसाब किताब की बही है, सन 40 के आसपास की। और ये मेरी अपनी डायरी है। आरव ने हिम्मत जुटाई। कल रात एक अजीब आवाज सुनाई दी, पुरवई हवा के साथ, जैसे कोई करहा रहा हो। अन्विता की सांस रुक सी गई। उसने डायरी का वो पन्ना खोला जिस पर उसने कल रात की प्रविष्टि लिखी थी और धीरे से आरव की ओर बढ़ा दिया। पढ़िए। आरव ने लिखा हुआ पढ़ा। हर शब्द उसकी अपनी अनुभूति का प्रतिबिंब था। तुम भी सुनती हो? इसे तुम पुरवा की पुकार कहती हो? अन्विता ने सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी और गंभीर हो गई। ये कोई नई बात नहीं है आरव भैया, ये पुकार सदियों से चली आ रही है। दादी माँ कहा करती थीं कि जब वो छोटी थीं तब भी ये आवाज आती थी, कभी कम कभी ज्यादा। गांव के बुजुर्ग इसे भूत प्रेत की बात कहकर टाल देते हैं, या फिर पेड़ पौधों का शोर, पर यह उससे कहीं ज्यादा है। उसने एक और किताब खोली जिसमें हाथ से बनाया हुआ गांव का एक नक्शा था। देखिए, यहाँ पूरब का वो टीला जिसे हम पुरवा टीला कहते हैं, हर बार ये पुकार उसी दिशा से आती है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कोई उसकी कल्पना नहीं थी, ये सच था। पर क्यों? कौन है ये? क्या चाहता है? यही तो रहस्य है, अन्विता ने कहा डायरी वापस लेते हुए। मैंने सालों से इसके बारे में लिखा है, बुजुर्गों से पूछा है, कोई पूरी बात नहीं बताता। एक डर या एक दर्द जिसे शब्द देना मुश्किल है, लेकिन एक व्यक्ति हैं जो शायद बता सकते हैं। कौन? बाबा हरिदत्त। बाबा हरिदत्त का झोपड़ा गांव से थोड़ा हटकर एक बरगद के पेड़ के नीचे था। वो पेड़ अपने आप में एक इतिहास था। उसकी जटाएं जमीन में उतरी हुई थीं, मानो वो सदियों के रहस्यों को जड़ों से पकड़े हुए हो। बाबा चारपाई पर बैठे चिलम का कश्शा लगा रहे थे। उनका चेहरा झुर्रियों का एक नक्शा था और हर झुर्री में कोई ना कोई कहानी दफन लगती थी। जैसे ही आरव और अन्विता पास आए, उनकी धुंधली आंखों में एक चमक दौड़ गई, फिर तुरंत बुझ गई। आहा, हमारी पुस्तकालय वाली बच्ची और शहर से लौटा राजकुमार, तुम दोनों का साथ, ये तो कोई नया अध्याय शुरू होने का संकेत है। बैठो। दोनों जमीन पर बैठ गए। एक पल की चुप्पी के बाद अन्विता ने शुरुआत की। बाबा,
हम पूर्वा की उस पुकार के बारे में जानना चाहते हैं, वो करहा जो हवा के साथ आती है। बाबा हरिदत्त के हाथ से चिलम की डंडी लगभग छूट ही जाती। उनकी आंखों में एक दूर दर्दनाक याद तैराई। उन्होंने गहरी सांस ली और जब बोले तो उनकी आवाज़ और भी भारी हो गई, जैसे हर शब्द को ज़मीन से उखाड़ कर ला रहे हों। पुकार, हाँ, तुमने सुनी। अच्छा हुआ जो सुनी। आजकल के लोग सुनते ही नहीं, उनके कानों में तो शोर भरा है। उन्होंने आकाश की ओर देखा। ये कहानी बहुत पुरानी है, मेरी याददाश्त के पन्ने भी अब धुंधले हो गए हैं, पर एक नाम है, नैना। वो नाम हवा में लटक गया, जैसे कोई पत्ता टहनी से टूटकर धीरे धीरे नीचे गिर रहा हो। नैना? आरव ने फुसफुसाते हुए दोहराया। हाँ, नैना। बाबा की आवाज़ में कंपकपी थी। हमारी बहन जैसी, उम्र में हमसे छोटी। उसकी हंसी ऐसी थी कि पूरा गांव खिल उठता था। और उसकी आंखें, अरे बच्चों, उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे सारे तारे उनमें समा गए हों। वो पूर्वा टीले पर सबसे ज़्यादा समय बिताती थी। कहती थी कि वहाँ की हवा में गीत हैं, वो उन्हें सुनती है और गुनगुनाती है। बाबा चुप हो गए। उनके गले में एक गांठ सी उभर आई थी। अन्विता ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ बाबा? फिर वो तूफान आया। बाबा ने आंखें मूंद लीं, जैसे उस दृश्य को देखने की ताकत न हो। वो तूफान जिसे आज तक कोई भूला नहीं है। काला बादल, ऐसी आंधी कि पेड़ जड़ से उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। और नैना उस दिन भी टीले पर ही थी। उसने कहा था कि हवा ने उसे बुलाया है, वो जरूर जाएगी। आरव की सांस रुकी पड़ी थी। उसे रात की वो पुकार फिर याद आई, बचा लो। हमने ढूंढा, दिन रात ढूंढा। बाबा की आवाज़ लगभग फुसफुसाहट में बदल गई और उनकी पलकों से 2 बूंदें फिसलकर झुर्रियों के रास्ते बह निकलीं। पर नैना कहीं नहीं मिली, न शव न कपड़े, कुछ भी नहीं। बस उस दिन के बाद से जब भी पूर्वा चलती है, वो आवाज़ आने लगी। पहले तो लोग डरते थे, रोते थे, फिर धीरे धीरे समय ने सबके जख्मों पर पपड़ी जमा दी, बातें करना बंद कर दिया। मान लिया कि शायद पेड़ों की आवाज़ है। उन्होंने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि इतनी तीव्र थी कि आरव और अन्विता सहम से गए। पर वो पेड़ नहीं है बच्चों, वो नैना है। वो हमसे कुछ कहना चाहती है। शायद हमने उसे बचाया नहीं, शायद हमने उसकी याद को भी बचाया नहीं। और अब बाबा का वाक्य अधूरा रह गया। उनका सिर हिल गया और वे फिर चिलम सुलगाने लगे, जैसे उस कहानी को आग में जला देना चाहते हों। जाओ, अब पुरानी बातें याद दिलाकर इस बूढ़े का दिल मत दुखाओ। ये सब सुनकर क्या करोगे? आजकल के ज़माने में भूत कहानियों का कोई मोल नहीं। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मोल है, बहुत मोल है। तुम्हें कुछ करना होगा। दोनों चुपचाप उठे, बाबा को प्रणाम किया और वापस लौटने लगे। बरगद के पेड़ की शाखाओं के बीच से होकर आती पूर्वई हवा ने उनके चेहरों को छुआ और इस बार आरव को लगा जैसे हवा में सिर्फ कराह नहीं, एक गहरी टूटी हुई निराशा है। वापसी के रास्ते में अन्विता ने कहा, उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। उनके पास और भी कुछ है जो वो दफन करना चाहते हैं। पर अब हमें पता चल गया कि ये सब किससे जुड़ा है। नैना, उसकी आत्मा शायद अभी भी उस टीले पर भटक रही है। सिर्फ आत्मा नहीं आरव भैया, अन्विता ने गंभीर होते हुए कहा। लगता है जैसे वो पूरे गांव की याददाश्त में फंसी हुई है और अब कुछ होने वाला है जो उस याददाश्त को हमेशा के लिए मिटा देगा। क्या मतलब? अन्विता ने रुककर गांव के पूर्व दिशा में उस टीले की ओर देखा जो दूर से हरा भरा और शांत दिख रहा था। कल मैंने सुना पंचायत में बात हुई है। एक बाहर का ठेकेदार केशव नाम का गांव के पास एक नई सड़क बनाने का प्रस्ताव लाया है। आरव को समझ में नहीं आया। सड़क तो बुरा क्या है? गांव का विकास तो होगा। विकास? अन्विता की आवाज में एक तीखापन आ गया। उस सड़क के लिए जगह चाहिए और जगह बनाने के लिए वे पूर्वा टीले को काटने वाले हैं। ये शब्द एक बिजली की तरह आरव के दिमाग में कौंध गए। टीला काटने वाले हैं, वो जगह जहां से नैना की पुकार आती है, वो जगह जहां शायद उसकी याददाश्त, उसका सब कुछ दफन है। उसे पिता मोहन की बेचैनी समझ में आने लगी। ये सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं था, ये गांव की सामूहिक आत्मा का एक हिस्सा था। गांव के लोग क्या कहते हैं? अन्विता ने कहा, उदासी से सिर हिलाते हुए। गांव बट गया है, कुछ लालच में है, पैसा, सुविधा। वे कहते हैं कि भूत प्रेत की कहानियों से क्या फायदा, सड़क से बच्चों को स्कूल जाने में आसानी होगी। और कुछ, जैसे तुम्हारे पिता, मेरी माँ, वे चुप हैं, डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि टीला कटा तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, पर उनकी आवाज़ दबती जा रही है। उसने आरव की ओर देखा, उसकी आंखों में गहरा विश्वास था। पर अब तुम आ गए हो और तुमने वो पुकार सुनी है। ये कोई संयोग नहीं है, शायद नैना ने ही तुम्हें बुलाया है।
आरव ने अन्विता की डायरी की ओर देखा, फिर दूर टीले की ओर। उसे अब एहसास हो रहा था कि ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, ये एक जीवित संघर्ष था। अतीत और भविष्य के बीच, स्मृति और विस्मरण के बीच, लालच और विरासत के बीच। और अब ये संघर्ष उसकी अपनी जिंदगी में दाखिल हो गया था। दोपहर का सूरज तेज हो रहा था, पर दोनों के मन में एक ठंडी गंभीर छाया बैठ गई थी। उन्होंने बाबा हरिदत्त के अधूरे बखान के टुकड़ों को जोड़ा था, और अब इस पहेली का एक और टुकड़ा मिल गया था, एक ठेकेदार का खतरा। नैना की पुकार सिर्फ एक दर्द भरी याद नहीं रह गई थी, वो एक चेतावनी बन गई थी। टीला खतरे में था, और उसके साथ ही गांव की वो आत्मा भी जो दशकों से उसकी रक्षा करती आई थी। क्या करें? आरव ने पूछा, अपने भीतर पनप रही एक नई जिम्मेदारी को महसूस करते हुए। अन्विता ने अपनी डायरी को सीने से लगा लिया, जैसे एक हथियार को। पहले सबूत चाहिए, सिर्फ एक कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे। हमें पता करना होगा कि नैना से जुड़ी और क्या चीजें बची हैं। हमें उसकी आवाज को सबके सामने लाना होगा, इससे पहले कि केशव की कुल्हाड़ी उस आवाज को हमेशा के लिए काट दे। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, और आरव ने देखा कि उसकी आंखों में वही चमक थी जो बाबा हरिदत्त की आंखों में यादों के आगे बुझ गई थी। शायद यही वो चिंगारी थी जिसकी जरूरत थी। दूर से पुरवई हवा का एक तेज झोंका आया, और उसमें साफ साफ वही दो शब्द गूंजे, बचा लो। इस बार ये सिर्फ एक कराह नहीं थी, ये एक आहट थी, एक ललकार थी। और दो युवा दिल अब उस ललकार को सुनने और उसका जवाब देने को तैयार थे। अध्याय बदल चुका था, अब सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि करने की बारी थी। सुबह का सूरज अभी पूरा जगमगाया भी नहीं था कि गांव की शांति एक अजीब सी गड़गड़ाहट से टूट गई। ये आवाज़ पूर्वा की कराह से बिल्कुल अलग थी। ये कर्कश, बेरहम और निर्दयी थी। एक लाल पीली धूल से सनी महन बॉलर जंक्शन से गुजरती हुई गांव के चौक में आकर रुकी। उसके दरवाजे से जो आदमी उतरा वो गांव के लोगों जैसा नहीं लगता था। उसकी चमचमाती हुई धोती और बनावटी मुस्कान ने आंगन में चूल्हा जलाती औरतों और नीम के नीचे चबैना खाते बुजुर्गों की निगाहें खींच लीं। वो केशव था। उसकी उंगलियों में सोने की अंगूठियां थीं जो हर इशारे पर चमकती थीं, मानो उसकी हर बात पर मोहर लगा रही हों। उसकी आंखें छोटी और चुस्त थीं जो हर चेहरे को तौल रही थीं, हर घर का अनुमान लगा रही थीं। सत श्री अकाल भाइयों और बहनों। उसकी आवाज़ मीठी थी, पर उसमें एक चिपचिपाहट थी, जैसे शक्कर की चाशनी। मैं केशव हूँ, आपके गांव की तरक्की का एक सुनहरा मौका लेकर आया हूँ। खबर आग की तरह फैली। दोपहर तक गांव के चबूतरे पर सभा जुट गई। केशव ने बीच में खड़े होकर अपना प्रस्ताव रखा, जैसे कोई जादूगर अपना कर्तव्य दिखा रहा हो। सुनिए, उसने हाथ उठाकर शांति की अपील की। आपके बच्चे 4 कोस दूर स्कूल जाते हैं, कांच कांच पैर छिल जाते हैं। आपकी फसल बाजार तक पहुंचते पहुंचते सड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सड़क नहीं है। मैं यहाँ एक ऐसी पक्की सड़क बनवाऊंगा जो सीधे स्कूल और बाजार को जोड़ेगी। स्कूल रोड, बच्चों का भविष्य और आपकी आमदनी दोनों रोशन। गांव वालों के चेहरों पर एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। सुखाराम, जिसका बेटा हर दिन 3 मील पैदल जाता था, उसकी आंखें चमक उठीं। भोला, जिसकी सब्जियां गड्ढों भरे रास्ते में ही मसल जाती थीं, उसने उत्सुकता से सिर आगे बढ़ाया। पर भाइयों, हर चीज की एक कीमत होती है। केशव की आवाज में एक नकली उदासी घुल गई। सड़क के लिए जगह चाहिए, थोड़ी सी जमीन, बस वो पुराना बेकार पड़ा जंगल और वो छोटा सा टीला जिसे आप पुरवा टीला कहते हैं। उस पर तो बस कंटीली झाड़ियां और पुराने पेड़ हैं। उनकी क्या कीमत? हम उन्हें साफ करके जमीन को समतल करके आपके लिए स्वर्ग का रास्ता बना देंगे। ये सुनते ही मोहन का चेहरा पत्थर जैसा कड़क हो गया। उनकी मुट्ठियां भिज गईं। धरा, जो पीछे खड़ी थी, बेहोश सी होकर दीवार से टिक गई। उसकी नजरें बाबा हरिदत्त को तलाशने लगीं, जो दूर एक कोने में बैठे थे। बाबा की आंखें बंद थीं, जैसे वे एक दर्दनाक भविष्य को देखने से इनकार कर रहे हों। ये टीला बेकार नहीं है। मोहन की गरजती हुई आवाज चुप्पी को चीर कर आगे आई। ये सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं है केशव भाई, ये हमारी सांस है, ये हमारी यादों की जड़ है। यादों से पेट नहीं भरता मोहन चाचा, और जड़ें तो हमेशा नई फूटती हैं। नई सड़क पर नई यादें बनेंगी। आपके बच्चे साइकिल से स्कूल जाएंगे, यही नई याद होगी। आपकी पत्नी आराम से दवाई लेने जा सकेगी, यही नई याद होगी। क्या पुरानी उजड़ी हुई यादों से चिपके रहना इतना जरूरी है? उसके शब्दों ने गांव के दिल को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वे लोग थे जो नई चमक देख रहे थे, सुखाराम, भोला और कुछ युवा जिनकी नज़र में टीला सिर्फ बचपन में खेलने की जगह थी। दूसरी तरफ वे लोग थे जिनकी आत्मा उस जमीन से जुड़ी थी, मोहन, धरा और कुछ बुजुर्ग जो बाबा हरिदत्त के चेहरे से अपना जवाब पढ़ रहे थे। पंचायत फैसला करेगी, सरपंच ने घोषणा की।
1 हफ्ते बाद दोबारा बैठक होगी, तब तक हर कोई अपने दिल और दिमाग से सोचे। सभा टूट गई, पर गांव की एकता उसी चबूतरे पर टूटकर बिखर गई। लोग गुटों में बंटकर चले। कुछ केशव के इर्द गिर्द घूमने लगे, उसके वादों के स्वप्न देखते हुए। कुछ मोहन के पास खड़े हुए, चुपचाप, पर उनकी चुप्पी में गहरा डर था। उसी शाम आरव और अन्विता पूर्वा टीले की तरफ चल पड़े। सभा का तनाव उनके कंधों पर लदा हुआ था। उसने जानबूझकर बेकार शब्द इस्तेमाल किया, अन्विता ने कहा, गुस्से से कांपती आवाज में। वो जानता है कि ये बेकार नहीं है, वो जानता है कि यहां कुछ है। तुम्हें कैसे पता? आरव ने पूछा। उसकी नजरें, अन्विता ने कहा। जब उसने टीले का जिक्र किया तो उसकी आंखें चोर की तरह चमकी, जैसे कोई सोने की नस देख रहा हो। ये सड़क का लालच नहीं है आरव, इसके नीचे कुछ और है। वे टीले की चोटी पर पहुंचे। यहां से पूरा गांव दिखता था, घरों की कतारें, खेतों का हरापन और दूर वो जंगल जिसे केशव बेकार बता रहा था। शाम की हवा चलने लगी और फिर वो आवाज आई, लेकिन आज नहीं। आज वो कराह नहीं थी, आज वो एक स्पष्ट टीज भरा संगीत था। हवा पुराने बरगद की पत्तियों से टकराती, उनसे एक दर्दनाक धुन निकालती। ये धुन टीले के ठीक बीचों बीच एक विशालकाय पीपल के पेड़ से निकल रही थी। उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी धंसी थीं जैसे वो सदियों से इस सत्य को पकड़े हुए हो। यहीं से आती है आरव, आरव ने फुसफुसाया। नैना की पुकार, ये पेड़, ये जगह। अन्विता ने पेड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इसे काटना चाहता है, वो इस आवाज को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। दोनों ने पेड़ के तने को छुआ। छाल खुरदुरी और गर्म थी, जैसे सदियों के सूरज की गर्मी सोख कर रखी हो। और तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसने पेड़ की सबसे निचली शाखाओं में छिपे एक रहस्य को उजागर कर दिया। जड़ों के बीच एक छोटी सी गुफा सी दिखी, उसमें कुछ चमक रहा था। आरव ने हाथ बढ़ाया और बाहर निकाला। चूड़ियों का टूटा हुआ एक हिस्सा था, कांच का, जिस पर समय की धूल जमी थी, और उसके साथ ही एक पीली पड़ी हुई तस्वीर का कोना था जिस पर एक युवती की मुस्कुराती हुई आंखें दिख रही थीं। नैना। अन्विता की सांस रुक गई। ये सबूत था, ये इतिहास था, और ये वो चीज थी जिसे केशव की कुल्हाड़ी हमेशा के लिए दफन करना चाहती थी। उस पल आरव और अन्विता के बीच का सारा तनाव, सारी अनजानापन गायब हो गया। वे अब सिर्फ दो अलग अलग इंसान नहीं थे, वे एक ही सत्य के रक्षक थे, एक ही दर्द के साथी थे। आरव ने अनजाने में अन्विता का हाथ थाम लिया। उसका हाथ कांप रहा था, डर से नहीं, बल्कि एक गहरी भारी जिम्मेदारी से। अन्विता ने उसके हाथ में अपना हाथ स्थिर किया। उनकी निगाहें मिलीं। शब्दों की जरूरत नहीं थी, उन्होंने एक दूसरे की आंखों में वही संकल्प पढ़ लिया, वही डर, वही दर्द और वही अटल प्रतिज्ञा कि इस विरासत को नष्ट नहीं होने देंगे। दूर से गांव में केशव की बोलर का इंजन दहाड़ा। वो लौट रहा था, पर अब उसकी दहाड़ एक चुनौती की तरह लगती थी। टीले पर दो युवा दिलों ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। उनके हाथ में टूटी चूड़ी थी और उनके दिलों में एक नया मजबूत बंधन। पूर्वा फिर से चली, पर इस बार उसकी आवाज में कराह नहीं, एक विदाई का गीत था। पुराने जमाने की विदाई और एक नए संघर्ष की शुरुआत का गीत। आंधी के बादल एक बार फिर जमा हो रहे थे, और इस बार वो आंधी लालच और विरासत की लड़ाई थी। पूरा गांव केशव के प्रस्ताव और टूटते विश्वास के बोझ तले दबा हुआ था। ऐसे में आरव और अन्विता के लिए पूर्वा टीला ही एकमात्र ऐसी जगह बची थी जहां वे सच्चाई के थोड़े करीब पहुंच सकते थे। टूटी चूड़ी के टुकड़े ने साबित कर दिया था कि नैना कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्ची सांस लेती हुई जिंदगी थी, जिसका अंत इसी धरती पर हुआ था। उसकी पुकार को सुनने और उसे समझने की जल्दी अब एक आग बनकर उनके भीतर धधक रही थी। सूरज ढलते ही बिना कुछ कहे दोनों ने एक दूसरे की आंखों में ही समझ लिया। रात के अंधेरे का फैलाव और चांद की रोशनी ही उनकी सहयोगी थी। वे चुपचाप अलग अलग रास्तों से निकले और गांव के बाहरी छोर पर उस कच्चे रास्ते के मोड़ पर मिले जो पूर्वा टीले की ओर जाता था। अन्विता की डायरी उसके आंचल में सुरक्षित बंधी हुई थी और आरव के पास एक छोटी मशाल थी जिसे वो जलाना नहीं चाहता था, क्योंकि रहस्य और अंधेरे का रिश्ता पुराना है। टीले की चढ़ाई शुरू हुई। रास्ते में कंटीली झाड़ियां उनके कपड़ों से लिपटती, मानो उन्हें रोकना चाहती हों। चारों ओर झींगुरों का सुरीला कोलाहल और कभी-कभी दूर से उल्लू की डरावनी बोली आती। चांद अभी पूरा नहीं निकला था, पर उसकी धुंधली चांदनी ने पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां जमीन पर बना दी थीं, जो हवा के झोंकों से डोलती, जैसे कोई अदृश्य प्राणी उनके पीछे पीछे चल रहा हो।
डर तो नहीं लग रहा? आरव ने धीरे से पूछा, अन्विता का हाथ थामने की एक स्वाभाविक इच्छा को रोकते हुए। इस पुकार से डर लगता है, अन्विता ने कहा, अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ते हुए। पर इस चुप्पी से ज्यादा डर लगता है जो इस टीले के कटने के बाद छा जाएगी। नैना की आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये डर बड़ा है। वे टीले के शिखर पर पहुंचे। वो विशाल पीपल का पेड़ चांदनी में नहाया हुआ खड़ा था, एक विराट शांत संत की तरह। उसकी जटाएं जमीन में उतरी हुई थीं, मानो धरती मां को कसकर पकड़े हों। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए, पीठ उसके मोटे तने से टिकाकर। अब चांद पूरी तरह निकल आया था और उसकी रोशनी में पूरा टीला चमक रहा था। हर पत्ता, हर घास का तिनका चांदी जैसा दिख रहा था। शुरू में सिर्फ रात के सामान्य स्वर थे, फिर धीरे धीरे हवा ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। ये वो सामान्य हवा नहीं थी जो ठंडक में ठंडक देती है। ये एक सघन, भारी हवा थी जो पूर्व दिशा से उठकर सीधे टीले से टकरा रही थी। पीपल के पत्ते तेजी से सरसराने लगे। आवाज एक गहरी सांस की तरह थी, फिर एक सिसकी में बदल गई और फिर साफ साफ शब्दों में ढल गई। नहना, मेरी नहना। आवाज हवा में घुली हुई थी, पर इतनी स्पष्ट कि लगा कोई बूढ़ा टूटा हुआ आदमी उनके ठीक पीछे खड़ा रो रहा हो। आरव के रोंगटे खड़ी हो गईं। अन्विता ने तेजी से अपनी डायरी खोली और कलम उठाई, पर उसका हाथ कांप रहा था। आवाज फिर आई, इस बार और तीव्र, औरत की आवाज जैसी, गहरे दर्द से भरी। लौट आओ मेरी बिटिया, लौट आओ। ये नैना की पुकार नहीं है, अन्विता ने सांस रोककर फुसफुसाया। ये किसी और की पुकार है, कोई नैना को पुकार रहा है। हवा और तेज हुई, अब वो एक विलाप बन चुकी थी। अतीत के दर्द के शब्द टूटे फूटे हवा के थपेड़ों से टकराकर उन तक पहुंच रहे थे। माफ कर दो, हमने तुझे बचाया नहीं, हमने तुझे ढूंढा नहीं। तेरी चूड़ी अभी भी यहीं है। आरव ने अपनी जेब से चूड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा निकाला। चांदनी में वो हल्की सी चमक रहा था। क्या ये वही चूड़ी थी? क्या ये पुकार उस व्यक्ति की थी जिसने नैना को खोया था? शायद उसका पिता या भाई। अन्विता ने आंखें बंद कर लीं, अपने आप को पूरी तरह उस आवाज के हवाले कर दिया। वो सिर्फ सुन नहीं रही थी, वो महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर दर्द, पछतावे और एक असीम विषाद के भाव उभरने लगे। फिर उसने कलम चलानी शुरू की। शब्द उसकी कलम से नहीं, सीधे उसकी आत्मा से निकल रहे थे। आज की रात पूर्वा हवा शोक गीत बनकर बह रही है। ये नैना की आवाज नहीं, बल्कि उसके खोने वाले की कराह है। एक बाप की या भाई की, जिसका दिल दशकों बाद भी उसी टुकड़े के लिए धड़कता है जो उसने खो दिया। ये पुकार सिर्फ याद नहीं दिला रही, ये आरोप लगा रही है। हमने तुझे बचाया नहीं, ये हम सब पर लगा आरोप है। हम सब जो चुप बैठे हैं, जो सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। केशव की कुल्हाड़ी सिर्फ पेड़ नहीं काटेगी, ये एक बाप के पछतावे को, एक भाई के आंसुओं को काटेगी। ये हवा में मिले खून के धब्बों को मिटा देगी। पर क्या हम इसे होने देंगे? क्या हम फिर से चुप रह जाएंगे? वो लिखती गई और आंसू उसकी आंखों से गिरकर डायरी के पन्ने पर स्याही के शब्दों को धोने लगे। आरव उसे देखता रहा। उसकी हिम्मत, उसकी संवेदनशीलता और उस सत्य के प्रति समर्पण ने उसे गहराई से छू लिया। उसने देखा कि कैसे एक नाजुक सी लड़की हवा में घुली आवाज़ों को पकड़कर इतिहास के एक खोए हुए अध्याय को फिर से जीवित कर रही है। हवा अचानक शांत हो गई, विलाप बंद हो गया, एक गहरी भारी चुप्पी छा गई, जैसे पुकार ने अपना सब कुछ कह दिया हो और अब वो थक कर चुप हो गई हो। अन्विता ने कलम रख दी और अपने चेहरे पर बहते आंसू पोंछे। उसके हाथ कांप रहे थे। आरव ने बिना सोचे अपना हाथ बढ़ाया और उसके कांपते हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसका हाथ गर्म और स्थिर था। अन्विता का हाथ ठंडा और कांपता हुआ। तुमने उसे महसूस किया आरव, सच में महसूस किया। ये बहुत भारी है आरव, अन्विता ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये एक जिम्मेदारी है और मुझे डर लग रहा है कि क्या हम इसे संभाल पाएंगे। आरव ने उसके हाथ को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक नया दृढ़ संकल्प था। अकेले शायद नहीं, पर साथ में हम संभाल लेंगे। मैं यहाँ सिर्फ एक आवाज़ सुनने नहीं आया था अन्विता, मैं यहाँ घर लौटा था। और अब मुझे समझ आ रहा है कि घर का मतलब सिर्फ चार दीवारी नहीं होता।
घर वो यादें होती हैं, वो कहानियाँ होती हैं, वो आवाज़ें होती हैं जो हवा में रहती हैं। और मैं अपना घर फिर से नहीं खोना चाहता। उनकी नज़रें मिलीं। चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, हर भावना को उजागर कर रही थी। डायरी में लिखे गए शब्दों की गूंज अभी भी हवा में थी और अब उन दोनों के बीच एक नई जीवित भाषा फूट रही थी। भाषा विश्वास की, साहचर्य की और एक ऐसे भाव की जो अभी नाम नहीं लेता था, पर उनके दिलों की हर धड़कन में स्पष्ट था। आरव ने धीरे से उस टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा अन्विता के हाथ में रख दिया। ये हमारा सबूत है। और ये, उसने अन्विता का हाथ दबोचा, हमारी ताकत। अन्विता ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू अभी भी चमक रहे थे। तुम्हारे बिना ये सब सिर्फ डायरी के पन्नों में दफन रह जाता। तुमने इसे जिंदा कर दिया। कोई प्रेम का घोषणा पत्र नहीं हुआ, कोई शब्द नहीं बोले गए, पर चांदनी टीले पर टूटी चूड़ी और एक भरी हुई डायरी के बीच दो दिलों ने एक मौन इकरार कर लिया। ये इकरार प्रेम का था, हाँ, पर उससे भी बढ़कर एक साझा मिशन का, एक साझा दर्द का और एक साझी नियति का था। वे अब अकेले नहीं थे। जैसे ही वे वापस उतरने लगे, हल्की पुरवा फिर से चली। इस बार इसमें कराह नहीं थी, विलाप नहीं था। इसमें एक कोमल सरसराहट थी, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो या शायद एक सांस ले रहा हो, ये जानकर कि अब उसकी पुकार सुनने वाले हाथ, सुनने वाले दिल उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। आरव और अन्विता का हाथों में हाथ डाले वापस आना गांव की सोई हुई गलियों में एक नई कहानी का आगाज था। चांदनी उनके पीछे पीछे चल रही थी, उनके नए वादे को गवाही देती हुई। रात का रहस्य अब भी बरकरार था, पर अब इसके सुलझने की एक उम्मीद जगी थी। दो ऐसे दिलों के सहारे जो अब सिर्फ सत्य ही नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए भी खोज पर निकले थे। गांव में अब दो धड़कनें थीं। एक, केशव के प्रस्ताव की चालाक तेज धड़कन जो सड़क और पैसे का सपना दिखाकर लोगों के दिलों में घर कर रही थी। दूसरी, पुरवा टीले की धीमी, गहरी और दर्द से भरी धड़कन जिसे केवल आरव और अन्विता ही सुन पा रहे थे। टीले पर बिताई उस रात ने उनके बीच एक अदृश्य बंधन बना दिया था, लेकिन उसने एक बोझ भी थोप दिया था। टूटी चूड़ी और हवा में गूंजे विलाप ने साबित कर दिया था कि ये कोई भूत कहानी नहीं बल्कि गांव के अंतर्मन में दबा एक जिंदा जख्म है। अगली सुबह धरा ने आरव और अन्विता को अपने आंगन में बुलाया। वो मूंग की दाल छांट रही थीं, लेकिन उनकी उंगलियां सामान्य गति से नहीं चल रही थीं। हर दाने को उठाते समय एक हिचक थी। अन्विता अपनी माँ के चेहरे को पढ़ने में माहिर थीं। माँ, कुछ बात है? धरा ने दाल का कटोरा रख दिया। उनकी आंखें, जो आमतौर पर जड़ी बूटियों की किताबों में खोई रहती थीं, आज असामान्य रूप से चमक रही थीं। उन्होंने आंगन के कोने में रखी पुरानी अलमारी की ओर देखा, फिर दोनों युवाओं की ओर। तुम दोनों रात रात भर कहाँ घूमते रहते हो? उनकी आवाज़ में डांट नहीं, एक गहरी चिंता थी। माँ, हम, अन्विता ने शुरू किया, पर धरा ने हाथ उठाकर रोक दिया। मुझे मत बताओ, मुझे पता है। तुम पुरवा टीले पर जाते हो, उसकी पुकार सुनते हो। धरा की आवाज़ कांप उठी। मेरी माँ, तुम्हारी दादी भी उसे सुनती थीं, और उनकी माँ भी। ये पुकार हमारे खून में है बच्चों। पर सुनना एक बात है और सच्चाई को सामने लाना दूसरी। आरव ने साहस जुटाया। चाची, हमें एक चूड़ी का टुकड़ा मिला है पीपल के पेड़ की जड़ों में, और हमने एक आवाज़ सुनी, नैना को पुकारती हुई। नैना का नाम सुनते ही धरा की सांसें तेज हो गईं, जैसे उनके सीने पर कोई पत्थर रख दिया गया हो। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। लंबी चुप्पी के बाद वो उठीं और अलमारी की ओर बढ़ीं। अलमारी के सबसे ऊपर के छिपे हुए खाने से उन्होंने एक छोटी मटमैली लाल मिट्टी की हांडी निकाली। उसे अपने आंचल से साफ किया, फिर उन दोनों के सामने रख दिया। ये तुम्हारा सच है और गांव का सबसे पुराना दर्द। इसे देखकर, जानकर तुम इस दर्द के हिस्सेदार बन जाओगे। तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। फिर भी चाहोगे? आरव और अन्विता की नजरें मिलीं। टीले पर उन्होंने जो इकरार किया था वो अब परखा जा रहा था। बिना एक शब्द कहे दोनों ने सिर हिला दिया। धरा ने हांडी का ढक्कन खोला। अंदर लाल मखमल के एक टुकड़े में कुछ लपेटा हुआ था। धीरे धीरे खोलने पर दो चीजें नजर आईं। पहली, चूड़ियों का एक पूरा चूड़ा, जिसमें से एक चूड़ी का वही टुकड़ा गायब था जो आरव के पास था। दूसरी, एक पीली सी धुंधली तस्वीर जिसके किनारे जल चुके थे। तस्वीर में एक 15-16 साल की लड़की खड़ी थी,
हाथों में फूलों की माला और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो पूरे टीले को रोशन कर देती होगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और जिज्ञासा से भरी थीं। पीछे ठीक वही पीपल का पेड़ दिख रहा था। नैना, धरा ने फुसफुसाया। उनकी आवाज़ में एक माँ का प्यार और दर्द समाया हुआ था। ये तस्वीर उस तूफान वाले दिन से 1 हफ्ते पहले खींची थी, और ये चूड़ा, ये उस दिन भी उसकी कलाई पर था। पर ये आपके पास कैसे आया? अन्विता ने पूछा, तस्वीर को अविश्वास से देखते हुए। मेरी माँ ने संभाल कर रखा था। नैना मेरी माँ की सहेली थी, बचपन की। वो हमेशा कहती थीं, धरा, इसे कभी मत खोना। ये नैना का सबूत है कि वो सच्ची थीं। गांव ने उसका नाम लेना छोड़ दिया, पर हमारे घर में वो जिंदा रहीं। हमें पूरी कहानी जाननी है चाची, आरव ने गंभीर होकर कहा। बाबा हरिदत्त ने आधी अधूरी बात बताई। अब हम सब जानने के लिए तैयार हैं। धरा ने एक लंबी सांस ली। तो चलो बाबा के पास चलते हैं। अब समय आ गया है कि ये कहानी उसी के मुंह से पूरी सुन ली जाए। बाबा हरिदत्त का झोपड़ा आज खाली सा लग रहा था। बरगद का पेड़ भी स्थिर था, जैसे जानता हो कि आज कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। जब तीनों वहां पहुंचे तो बाबा पहले से ही चारपाई पर बैठे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। उनकी नजरें सीधे धरा के हाथों में बंधी उस पोटली पर गड़ गईं। उनके सूखे होठ फड़के। लाओ थोड़ा तंबाकू बेटा, उन्होंने आरव से कहा, आवाज में एक अजीब सी थकान। आज की कहानी सुनाने के लिए हौसला चाहिए। जब चिलम जल उठी और बाबा ने पहला कश खींचा तो लगा जैसे वो अतीत के दरवाजे को धक्का दे रहे हों। उनकी आवाज़ धुएं में लिपटकर पुराने ज़माने में चली गई। सन 42 का साल था। बरसात देर से आई थी, और जब आई तो कहर बनकर आई। महीने भर लगातार पानी गिरा। नदी उफान पर थी। उस दिन जेठ का आखिरी दिन था। दोपहर में ही अंधेरा छा गया। बादल इतने काले कि लगा दिन ही रात बन गया हो। फिर हवा चली। ऐसी हवा किसी ने नहीं देखी थी। पेड़ जड़ से उखड़ने लगे, छप्पर उड़ने लगे। ये तूफान नहीं, प्रलय था बच्चों। बाबा की आंखें दूर उस दिन में खो गईं। नैना उस दिन सुबह से ही बेचैन थी। बार बार कह रही थी, दादा, पुरवा टीले पर हवा मुझे बुला रही है, कोई गीत है, मुझे जाना है। हमने मना किया, पर वो मानी कहाँ। वो सरपंच की बेटी थी, जिद्दी और स्वतंत्र। दोपहर तक जब हवा ने रफ्तार पकड़नी शुरू की तो वो दौड़ती हुई टीले की ओर चली गई। उसकी माँ ने पीछे से पुकारा, पर वो नहीं रुकी। मैं और कुछ और लड़के उसके पीछे भागे। उनकी आवाज़ रुक गई। चिलम का कश और भी गहरा हो गया। हम टीले के आधे रास्ते तक पहुंचे ही थे कि आंधी ने इतना विकराल रूप ले लिया कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। धूल और पत्तों के बवंडर में कुछ दिख नहीं रहा था। हमने उसे आवाज़ें दी, नैना, नैना, पर हवा की गर्जना में हमारी आवाज़ें दब जाती थीं। फिर एक भयानक आवाज़ आई। वो पीपल का पेड़ जिसकी छाँव में हम खेलते थे, वो अपनी जड़ों से हिल उठा, और फिर एक भारी टहनी टूट कर गिरी। बाबा के हाथ कांपने लगे। आरव ने चिलम उनके हाथ से ले ली। बाबा ने आंखें मूंद लीं, पर आंसू उनकी पलकों को चीर कर बह निकले। उसके बाद सब कुछ सन्नाटा था। तूफान थम गया, मानो अपना काम कर चुका हो। हमने जगह जगह ढूंढा। खून के कुछ छींटे मिले उस टहनी के पास, और ये चूड़ा टूटा हुआ उसी कीचड़ में फंसा हुआ। नैना का शरीर कहीं नहीं मिला। शायद जानवर उठा ले गए, शायद बहती हुई नदी में बह गई, कुछ पता नहीं। झोंपड़े में सन्नाटा पसर गया। अन्विता के रोए बिना आंसू नहीं रुक रहे थे। आरव की छाती में एक भारीपन था। गांव ने क्या किया? धरा ने धीरे से पूछा। बाबा ने आंखें खोलीं, उनमें गहरा रोष था। गांव ने कुछ नहीं किया, डर गया। कहा प्रकृति का कोप था। सरपंच, उसके पिता, ने दुख में अपना पद छोड़ दिया। लोगों ने बात करना बंद कर दी। मान लिया कि वो चली गई, उसकी याद को भी मर जाने दो। पर मैं नहीं रुका। मैंने रोज टीले पर जाकर उसे पुकारा, और एक दिन हवा ने जवाब देना शुरू कर दिया। पहले सिसकियां थीं, फिर आवाज़ें। मेरी बहन, मेरी नैना, वो वहीं रह गई। उसकी आत्मा उसी मिट्टी में समा गई, और अब जब भी पुरवा चलती है वो हमें याद दिलाती है कि हमने उसे वहां अकेला छोड़ दिया, हमने उसे बचाया नहीं। उन्होंने धरा की ओर देखा, फिर तस्वीर की ओर। ये पुकार नैना की नहीं है बच्चों, ये मेरी पुकार है, मेरे पछतावे की, मेरे अपराध बोध की। मैं उसे बचा नहीं सका, और अब केशव उसकी कब्र पर सड़क बनाना चाहता है। ये सुनकर आरव और अन्विता के मन में पिछली रात की पुकार का मतलब स्पष्ट हो गया।
हमने तुझे बचाया नहीं, ये बाबा की आत्मा की चीत्कार थी। बाबा, आरव ने आगे बढ़कर कहा। उसकी आवाज़ में एक नया संकल्प था। आपने उसे बचाया नहीं, ये आपका दुख है, पर अगर हम उसकी याद को, उस टीले को बचा लें तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिले। हमें एक मौका दीजिए, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। बाबा हरिदत्त ने आरव की ओर देखा। पहली बार एक क्षीण आशा की चिंगारी उनकी नम आंखों में दिखी। तुम्हारे पास क्या है बेटा? हमारे पास सच है बाबा, अन्विता ने कहा, तस्वीर और चूड़े को सामने रखते हुए। और अब हमारे पास पूरी कहानी है, हम इसे पूरे गांव के सामने रखेंगे। धरा ने हाँ में सिर हिलाया। यही सही वक्त है। केशव अगली पंचायत में फैसला करवाने आ रहा है, हमें उससे पहले लोगों के दिलों को छूना होगा। पर बाबा ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, सावधान रहना, सच को सामने लाना खतरनाक होता है। कुछ लोग इसे नहीं सुनना चाहेंगे। तुम न सिर्फ केशव से बल्कि उन लोगों से भी लड़ोगे जो आराम से बैठे हैं। ये नैतिक संघर्ष है और ये हर घर में, हर दिल में लड़ा जाएगा। उस शाम आरव अपने घर लौटा तो पिता मोहन बैठे उसकी राह देख रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था। कहाँ थे? फिर उस टीले पर? मैंने मना किया था ना। आरव ने डरते हुए नहीं बल्कि पहली बार पिता के सामने एक वयस्क की तरह सीना तान कर कहा, बाबू, मैं सच जानने गया था और अब मैंने जान लिया है। उसने पूरी घटना, बाबा के दर्द और नैना की तस्वीर के बारे में बताया। मोहन चुपचाप सुनते रहे। जब आरव ने कहा कि वो इस टीले को बचाने की लड़ाई लड़ेगा तो मोहन का गुस्सा फूट पड़ा। तू क्या लड़ेगा? तेरी किताबी बातों से कुछ नहीं होगा। केशव के पास पैसा है, दबाव है। तू एक लड़का है जो शहर से भाग कर आया है। तुझे क्या पता इस गांव की जिम्मेदारियों का? बाबू, आरव की आवाज भी ऊंची हो गई। उसमें पहली बार पिता के प्रति विद्रोह का स्वर था। जिम्मेदारी सिर्फ रोटी कमाने की नहीं होती बाबू, हमारी जड़ों की, हमारी यादों की भी जिम्मेदारी होती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं भी वैसा ही बन जाऊं जैसे वो लोग बने जिन्होंने नैना को भुला दिया? चुप रहने वाला? आप मुझे यही सिखाएंगे? ये सवाल एक तीर की तरह मोहन के दिल में उतर गया। वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। आरव ने देखा कि उनके पिता के कठोर चेहरे पर एक दरार सी आ गई है। गुस्से की जगह एक अविश्वसनीय पीड़ा ने ले ली। तू नहीं समझेगा बेटा, मैं डरता हूं। नैना के पिता सरपंच साहब, वो उस दुख में टूट गए। पूरा परिवार बिखर गया। मैं तुझे उस लड़ाई में नहीं देख सकता, तेरा नुकसान नहीं देख सकता। ये पहली बार था जब आरव ने अपने पिता की इस निर्बलता को देखा। वो एक पिता का डर था। उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। बाबू, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि सही के लिए लड़ना चाहिए। क्या ये सही नहीं है? क्या एक बेकसूर लड़की की याद को मिटा देना सही है? मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठे और अंदर चले गए, पर उनकी चुप्पी में आरव को एक छोटी सी उम्मीद दिखी। ये इनकार नहीं था, ये सोचने का वक्त था। अगली सुबह जब आरव बाहर निकला तो उसने देखा कि पिता मोहन टूटी हुई बाड़ को ठीक कर रहे हैं। उन्होंने बिना मुंह घुमाए कहा, पंचायत 2 दिन बाद है, अगर कुछ करना है तो जल्दी करो और सावधान रहना। ये आशीर्वाद नहीं था, पर मोहन की चेतावनी में अब रक्षा का भाव था। लड़ाई बाहर ही नहीं, घर के भीतर भी जीत ली गई थी। आरव ने मन ही मन थैंक यू कहा और अन्विता से मिलने चल दिया। उनके पास अब एक मिशन था, नैना की कहानी को गांव के सामने लाना और पूर्वा की पुकार को इस बार हमेशा के लिए थमने से बचाना। पंचायत से पहले की रात गांव पर एक अलग तरह की चुप्पी लेकर आई थी। ये चुप्पी शांति की नहीं बल्कि एक बड़े तूफान के आने का इशारा थी। हर घर में दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही थी, लेकिन आरव के घर में ये लड़ाई सबसे ज्यादा मुखर और दर्दनाक होकर सामने आने वाली थी। सुबह का नाश्ता चुपचाप बीता। माँ ने पराठे बनाए थे, पर आरव और मोहन दोनों के हाथ भारी थे। मोहन चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनकी नजरें खेत की ओर थीं, जहां पिछली बारिश के बाद खरपतवार उगाई थी। आरव ने हिम्मत बटोरी, अब या कभी नहीं। बाबू, उसने आवाज दी, कल की पंचायत के बारे में सोचा आपने? मोहन ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में वही पुरानी कठोरता लौट आई थी, जैसे कल रात की नरम बात कभी हुई ही ना हो। सोचना क्या है, गांव जो फैसला करेगा वही मान्य होगा। पर गांव गलत फैसला कर सकता है, आरव ने जल्दी से कहा। हमें उन्हें बताना होगा, नैना की कहानी, टीले का सच। सच? मोहन की आवाज में एक तीखापन आ गया। वे उठ खड़े हुए। सच ये है कि तुम्हारे पास खाने के लिए ये पराठे हैं। सच ये है कि मेरी पीठ का दर्द मेरी मेहनत की निशानी है। और सच ये है कि केशव जैसे लोगों के सामने तुम्हारी किताबी कहानियों की कोई कीमत नहीं। ये किताबी कहानी नहीं है,
आरव भी उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ बढ़ती जा रही थी। ये हमारी विरासत है बाबू। वो टीला सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं, उस पर एक इंसान की जिंदगी खत्म हुई है। उसकी आत्मा वही फंसी है। और उस आत्मा से तुम्हारी रोटी चलेगी? मोहन ने जोर से कहा। उनकी नसें गर्दन पर उभर आई थीं। केशव पक्की सड़क दे रहा है, बच्चे सुरक्षित स्कूल जा सकेंगे, बूढ़ों को दवाई मिल सकेगी। ये तुम्हारी आत्मा दे सकती है, ये तुम्हारा पुरवा टीला दे सकता है। पर कीमत क्या है बाबू? उस नन्ही सी लड़की की याद को हमेशा के लिए मिटा देने की, हमारी अपनी ही इतिहास से भागने की। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी और वो अपने ही पिता के खिलाफ थी। तुम्हें इतिहास की परवाह है तो देखो। मोहन ने अपनी कमीज उठाकर पीठ दिखाई। लंबे लंबे सफ़ेद निशान थे। ये निशान देखे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसी टीले से लकड़ी काट कर लाता था। उसी की लकड़ी से इस घर की मुंडेर बनी है। आज तुम उसी टीले को पूजने की बात कर रहे हो। जिस चीज़ को हमने ज़रूरत में काटा, आज वही तुम्हारी पूजा हो गई। ये तर्क आरव के पास नहीं था। वो हकलाया। पर तब पता नहीं था ना। अब पता चल गया है कि वो पवित्र है। पवित्र? मोहन का गुस्सा चरम पर था। तुम्हारी किताबी बातों से रोटी नहीं बनेगी बेटा। दुनिया चलाने के लिए पैसा चाहिए, सड़क चाहिए, विकास चाहिए। भावनाएं पेट नहीं भरती। तो क्या हम बिना दिल के जानवर बन जाएं? आरव चिल्लाया। आंसू उसकी आंखों में आ गए थे, गुस्से और बेबसी के। जो अपनी ही जड़ों को काट दे, वो पेड़ कब तक खड़ा रहेगा बाबू? थोड़े पैसे के लिए हम अपनी आत्मा क्यों बेच रहे हैं? मोहन ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा। कप कांप उठे। बस, बहस खत्म। मैं इस घर का मुखिया हूं और मैंने फैसला कर लिया है। पंचायत में मैं सड़क के पक्ष में वोट दूंगा और तुम चुपचाप बैठे रहोगे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये आखिरी धक्का था। आरव ने देखा कि उसका अपना पिता, जिसे वो हमेशा से न्यायप्रिय समझता था, लालच और डर के आगे झुक गया है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर वो डटा रहा। नहीं बाबू, मैं चुप नहीं बैठूंगा। आप वोट दीजिए अपनी मर्जी से, पर मैं सच बोलूंगा। मैं नैना की कहानी सबको सुनाऊंगा, चाहे आप मेरे साथ हों या ना हों। ये सुनकर मोहन स्तब्ध रह गए। उनके अपने बेटे ने उनकी अवज्ञा की थी। एक पल के लिए लगा कि वो उसे मारेंगे, पर फिर उनके हाथ नीचे गिर गए। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह एक गहरी दुखदाई थकान आ गई। उन्होंने हार मान ली थी, लड़ाई की नहीं, बल्कि अपने बेटे को समझाने की। जा, उन्होंने फुसफुसाया। आवाज़ में सारी ऊर्जा खो चुकी थी। जो करना है करो, पर याद रखना, अपने फैसलों का नतीजा भी भुगतना तुम्हें ही होगा। आरव ने एक पल के लिए भी रुकने का विचार नहीं किया। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, दिल टूटा हुआ पर इरादे पक्के। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने सुना कि उसकी माँ ने पिता से कहा, उसे जाने दो, वो सही है। पिता का कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक भारी सांस की आवाज आई। आरव सीधा अन्विता के घर गया। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ कांप रहे थे। अन्विता ने दरवाजे पर ही उसे देखकर सब समझ लिया। बिना कुछ पूछे वो उसे अंदर ले गई। धरा चूल्हे के पास बैठी थीं, कुछ जड़ी बूटियां पीस रही थीं। माँ, अन्विता ने कहा, आरव भैया से उनके पिता ने झगड़ा कर लिया। वे पंचायत में सड़क के पक्ष में हैं। धरा ने काम रोक दिया। उन्होंने आरव के चेहरे को देखा, उस उम्र की जिद जो सही को गलत साबित करने पर आमादा होती है, और दिल का वो दर्द जो पिता के विरोध से पैदा होता है। वो मुस्कुराईं। बैठो बेटा, तुम्हारे पिता गलत नहीं हैं, वे डरे हुए हैं। डर? किस बात का? आरव ने बैठते हुए पूछा। नए के डर से, बदलाव के डर से, और इस डर से कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, धरा ने समझाया। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ टीले की नहीं है, ये पुराने और नए विचार की लड़ाई है। और तुम्हारे पिता पुराने हैं, उन्हें लगता है कि चुप रहकर, झुककर ही आदमी बचता है। पर हमें तो लड़ना है, अन्विता ने कहा। अकेले नहीं लड़ सकते, हमें गांव का समर्थन चाहिए। हाँ, धरा ने कहा। उन्होंने हाथ धोए और एक पुरानी लकड़ी की पेटी की ओर इशारा किया। अन्विता, वो पेटी लाओ। अन्विता ने पेटी लाई। धरा ने उसे खोला। अंदर पुराने कागज, कुछ सूखे पत्ते और एक मोटा हाथ से बुना हुआ रजिस्टर था। धरा ने रजिस्टर निकाला। ये मेरी माँ का है। इसमें गांव की हर औरत के हस्ताक्षर हैं। सन 55 में, जब नए कुएं के लिए जमीन दान में चाहिए थी, उन्होंने एकता दिखाई थी। पर आज तो मर्द ही फैसला करेंगे पंचायत में, आरव ने निराशा से कहा। तो क्या हुआ? धरा की आंखों में चालाकी चमकी। क्या गांव सिर्फ मर्दों से बना है? औरतों की आवाज भी तो होती है, और जब औरतें एक हो जाएं तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। अन्विता समझ गई। आप कहना चाहती हैं कि हम औरतों को एक करें? हाँ, धरा ने कहा। तुम दोनों जाओ, हर घर की औरतों से मिलो, उन्हें नैना की कहानी सुनाओ, तस्वीर दिखाओ, उनसे पूछो क्या वे चाहेंगी कि उनकी बेटी, उनकी बहन की याद इस तरह मिटा दी जाए?
क्या वे चाहेंगी कि उनके बच्चे ऐसी सड़क पर चलें जो किसी की कब्र पर बनी हो? औरतें समझेंगी, उनके पास दिल है। ये एक नई रणनीति थी। आरव के चेहरे पर फिर से उम्मीद की किरण दिखी। पर क्या वे मानेंगी? केशव ने कई घरों में पैसे बांटे हैं। पैसे की अम्मा भी होती है बेटा, पर माँ का दिल सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। तुम जाओ, कोशिश करो, मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। मेरी बात सुनकर कुछ औरतें जरूर तैयार हो जाएंगी। उस दिन गांव में एक नई चेतना जागी। आरव और अन्विता अलग अलग घरों में गए। अन्विता ने औरतों के बीच बैठकर नैना की कहानी सुनाई, तस्वीर दिखाई। आरव ने युवाओं को समझाया, उन्हें विरासत और असली विकास के बारे में बताया। शुरू में लोग हिचकिचाए, कुछ ने दरवाजे बंद कर लिए, पर कुछ ने सुना और सुनकर रो पड़े। रात होते होते धरा के आंगन में 10-12 औरतें इकट्ठा हो गई थीं। उनमें से कुछ बूढ़ी थीं जिन्हें नैना याद थी, कुछ जवान माएँ थीं जो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर रही थीं। धरा ने उन्हें समझाया, बहनों, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता ये सोचकर हम चुप बैठी रहती हैं, पर आज नहीं, कल पंचायत है, हम वहाँ जाएंगे। हम चुपचाप पीछे नहीं बैठेंगी, हम बोलेंगी। अगर हम नहीं बोलेंगी तो हमारी अगली पीढ़ी को पता भी नहीं चलेगा कि इस गांव में एक नैना नाम की लड़की भी हुआ करती थी जो हवा से बातें करती थी। क्या हम ये होने देंगे? एक बूढ़ी औरत जिसका नाम कलावती था, उसकी आंखें भर आईं। मैं नैना को जानती थी, वो मुझे फूलों की माला पहनाती थी। मैं कल जरूर आऊंगी, और अगर कोई मुझे रोकेगा तो मैं ये लाठी लेकर आऊंगी। उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। एक एक कर सब औरतों ने हामी भरी। उन्होंने तय किया कि कल पंचायत में वे सामूहिक रूप से जाएंगी। ये कोई विरोध नहीं, बल्कि अपने हक में आवाज उठाना था। जब आरव ये देखकर घर लौटा तो अंधेरा हो चुका था। घर में चुप्पी थी। वो अपने कमरे में जाने लगा तो पिता की आवाज सुनाई दी, रसोई में खाना रखा है, खा लो। ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर इस छोटे से वाक्य में एक शांति संधि का प्रस्ताव था। आरव ने खाना खाया। जब वो वापस आया तो देखा कि मोहन चारपाई पर बैठे अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहे हैं। उन्होंने बिना ऊपर देखे कहा, कल तुम्हारे पास कितने लोग हैं? आरव रुक गया। कुछ युवा और कुछ औरतें। हाँ, औरतों की आवाज़ में दम होता है। फिर वे चुप हो गए। लंबी चुप्पी के बाद बोले, मैंने तुम्हारी बात पर सोचा, शायद रोटी से ज्यादा कुछ और भी जरूरी होता है। ये माफ़ी नहीं थी, न ही समर्थन, पर यह एक शुरुआत थी, एक पिता का अपने बेटे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास। आरव की आंखें फिर से नम हो गईं, पर इस बार दुख से नहीं, कृतज्ञता से। शुक्रिया बाबू, उसने फुसफुसाया। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उन्होंने डायरी बंद कर दी और चारपाई पर लेट गए। आरव जानता था कि कल की पंचायत में उसका पिता क्या वोट देगा, ये अभी भी अनिश्चित था। पर एक बात तय थी, उन्होंने आरव को रोकने की कोशिश नहीं की थी। शायद यही इस लड़ाई की पहली जीत थी। बाहर पूर्वा हवा चल रही थी। आज उसमें कराह नहीं, एक नई ताकत का संचार था। जैसे नैना की आत्मा जानती थी कि अब केवल 2 युवा ही नहीं, बल्कि पूरा गांव धीरे धीरे ही सही उसकी पुकार सुनने को तैयार हो रहा है। जिस दिन पंचायत हुई, आसमान का रंग ही अलग था। ऐसा लग रहा था मानो सूरज भी आज की निर्णायक घड़ी के तनाव से झुलस रहा हो। चबूतरे के आसपास गांव के सारे मर्द जमा थे। कुछ के चेहरे पर उत्सुकता, कुछ पर लालच की चमक और कुछ पर गहरी चिंता की रेखाएं। औरतें पंचायत की परंपरा के विरुद्ध आज सबसे पीछे नहीं, बल्कि चबूतरे के दाएं हाथ वाली दीवार पर पंक्तिबद्ध खड़ी थीं, जैसे धरा के नेतृत्व में एक सेना। उनकी चुप्पी में एक जबरदस्त ताकत थी। केशव आया तो उसकी बोलेरो के पीछे एक छोटा ट्रक भी था, जिसमें 2 नई चमचमाती कुल्हाड़ियों और कुछ जर्जर मशीनों के पुर्जे रखे थे। वो मानो जीत का प्रदर्शन करने आया हो। उसकी मुस्कान चौड़ी थी और नजरें सीधे सरपंच पर टिकी थी। चलिए भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है, केशव ने शुरुआत की। आज आप विकास का रास्ता चुनेंगे। मेरे पास कागजात तैयार हैं, बस आपकी हाँ चाहिए। टीले और जंगल का सफाया शुरू हो जाए और 3 महीने में आपकी स्कूल रोड तैयार। सुखाराम और भोला जैसे कई लोग खुशी से झूम उठे, पर तभी पीछे से एक स्पष्ट आवाज गूंजी, रुकिए। सबने मुड़कर देखा। आरव आगे बढ़ रहा था और उसके साथ अन्विता थी, जिसने पुरानी मखमल की पोटली को अपने हाथों में थाम रखा था। मोहन ने आंखें बंद कर ली, जैसे कोई दुर्घटना देखने से बचना चाहता हो। ये क्या माजरा है? सरपंच ने झुंझलाकर पूछा। पंचायत में बच्चों को क्या काम? हम बच्चे नहीं हैं चाचा, अन्विता ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज कांपती नहीं थी। हम इस गांव के वारिस हैं और आज हम आपको इस विकास की असली कीमत बताने आए हैं। केशव हंसा। ओहो, कहानी सुनाने आए हो?
जाओ बच्चों खेलो, यहाँ गंभीर बातें हो रही हैं। ये कहानी नहीं, इतिहास है, आरव ने कहा और उसने सीधे गांव वालों की ओर रुख किया। क्या आप में से किसी को नैना नाम याद है? नाम सुनते ही कुछ बुजुर्गों के चेहरे पल भर में सफेद पड़ गए। बाबा हरिदत्त, जो एक कोने में बैठे थे, सीधे खड़े हो गए। उनकी लाठी जमीन पर कांप रही थी। सन 42, आरव ने आवाज भरकर कहा, एक भयानक तूफान आया था और उस तूफान में पुरवा टीले पर सरपंच की बेटी नैना गायब हो गई थी। उसकी लाश तक नहीं मिली, सिर्फ ये मिला। अन्विता ने पोटली खोली और टूटा हुआ चूड़ा ऊपर उठाया। चांदी सी चमकती चूड़ियां, जिनमें से एक का टुकड़ा गायब था। ये चूड़ा नैना का है और ये टुकड़ा, आरव ने अपनी जेब से वो टुकड़ा निकालकर जोड़ा, वो बिल्कुल फिट बैठा। हमें पुरवा टीले के पीपल के पेड़ की जड़ों से मिला। एक सन्नाटा छा गया। कलावती बुढ़िया लो पड़ी। हे राम, मेरी नैना! ये झूठ है, केशव चिल्लाया, पर उसकी आवाज में अब वो चिकनाहट नहीं थी, डर था। ये सब झूठे सबूत हैं। ये बच्चे टीले को बचाने के लिए कहानियां गढ़ रहे हैं। तो फिर ये क्या है? धरा आगे बढ़ी और उन्होंने नैना की पीली तस्वीर ऊपर उठा दी। वो मुस्कुराती हुई लड़की की तस्वीर, जिसमें पीछे वही पीपल दिख रहा था, सबके सामने थी। ये मेरी माँ ने संभाल कर रखी थी। नैना मेरी माँ की सहेली थी। वो हवा से बातें करती थी और जिस दिन वो गायब हुई, उस दिन से पुरवा टीले से एक पुकार आने लगी, बचा लो, बचा लो। ये आवाज अब सिर्फ 2 लोग नहीं, बल्कि पूरी सभा साफ साफ सुन रही थी। लोग डर से एक दूसरे की ओर देखने लगे। औरतें एक दूसरे के पास सट गईं। फिर हवा ने एक चीत्कार का रूप ले लिया। नैना, मेरी नैना! यह आवाज इतनी दर्दनाक और स्पष्ट थी कि कई औरतों की आंखों में आंसू आ गए। ये क्या है? सरपंच कांपते हुए बोले। ये पुरवा नाराज है, बाबा हरिदत्त ने अपनी कांपती आवाज में कहा, लाठी टिकाते हुए। ये नैना की आत्मा नहीं, ये उस तूफान की आत्मा है। ये हमारे पाप की याद दिलाने आई है। हमने उसे बचाया नहीं, अब वो हमें बचाने नहीं देगी। और फिर जैसे उस आवाज ने अपना गुस्सा प्रकट कर दिया हो, हवा एक भयानक बवंडर में बदल गई। धूल और पत्तों का एक बवंडर सीधे गांव के बाहर उस मैदान की ओर बढ़ा जहां केशव अपनी मशीनें और कुल्हाड़ियां रखकर गया था। सब लोग भागकर चबूतरे के किनारे खड़े हो गए, आंखें फाड़कर देखने लगे। वो बवंडर सीधे मशीनों के ढेर पर जा पहुंचा। लोहे की वो भारी भरकम मशीनें, जो पेड़ों को चीरने के लिए बनी थीं, लगने लगीं जैसे खिलौने हों। हवा ने उन्हें उखाड़कर एक के ऊपर एक पटकना शुरू कर दिया। लोहे के टुकड़े टुकड़े होने की भयानक आवाज आने लगी। वो 2 नई कुल्हाड़ियां, जो चमक रही थीं, हवा के एक झोंके में उड़कर दूर जंगल में जा गिरीं, जैसे प्रकृति ने उन्हें अपने गले लगा लिया हो। पूरा नजारा देखकर गांव वाले स्तब्ध रह गए। किसी की सांस रुकी हुई थी, किसी के मुंह से राम राम निकल रहा था। केशव का चेहरा मिट्टी जैसा पीला पड़ गया था। उसकी टांगें कांप रही थीं। हवा अचानक शांत हो गई, जैसे अपना संदेश देकर प्रकृति विराम ले रही हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर कौवे की आवाज भी सुनाई दे रही थी। फिर बूढ़ी कलावती ने आवाज लगाई, अपनी लाठी उठाकर। ये इशारा है, भगवान का इशारा। ये टीला कटेगा नहीं, हम इसे नहीं कटने देंगे। और एक के बाद एक गांव के लोगों ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। सुखाराम ने केशव की ओर देखा और सिर हिलाया। नहीं भैया, ये सब ठीक नहीं है। मेरे बच्चे थोड़ा चल लेंगे, पर किसी की रूह को ठेस नहीं पहुंचेगी। भोला बोला, मेरी सब्जियां बर्बाद हो जाएं चलेगा, पर यह पाप नहीं लूंगा। अब केशव अकेला पड़ गया था। उसने सरपंच की ओर देखा, पर सरपंच भी डरे हुए थे। केशव भाई, शायद ये प्रकृति का संकेत है। हमें ठहर कर सोचना चाहिए। पंचायत का फैसला टाल दिया जाता है। टाल दिया जाता है? केशव गुस्से से चीखा। मेरी लाखों रुपए की मशीनें चूर चूर हो गईं और तुम फैसला टाल रहे हो? ये सब इन जादू टोने वाले बच्चों की साजिश है। पर अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। गांव वाले जो पल भर पहले तक उसके पक्ष में थे, अब उससे दूर हटते जा रहे थे, जैसे वो कोई अभिशप्त हो। औरतों के समूह ने आरव और अन्विता को घेर लिया। उनकी पीठ थपथपाने लगी। मोहन आंखें नीची किए खड़े थे, पर उनके चेहरे पर शर्म नहीं, एक अजीब सी राहत थी। तभी बाबा हरिदत्त आगे बढ़े। उन्होंने केशव के सामने जाकर अपनी कांपती उंगली से उसकी ओर इशारा किया। जा, यहां से जा। तेरी कुल्हाड़ी यहां नहीं चलेगी। पुरवा ने फैसला सुना दिया है। अब तू ही जा, नहीं तो अगली बार तुझे उड़ा ले जाएगी। उनकी बात समाप्त होते ही पूर्व दिशा से एक तेज और ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने केशव की धोती और कुर्ते को ऐसे उड़ाया जैसे उसे धक्का दे रही हो। केशव डगमगाया। उसने डरते डरते अपनी बॉलर की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे भागते हुए वहां पहुंचा। इंजन स्टार्ट किया और धूल उड़ाता हुआ गांव से चला गया। चबूतरे पर सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर था, पर उस डर के साथ एक नया सम्मान भी था, प्रकृति के प्रकोप और उसकी शक्ति के प्रति सम्मान। आरव ने अन्विता की ओर देखा। उसका हाथ थामे हुए था और वो कांप रहा था। अन्विता ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। लड़ाई जीत ली गई थी। नहीं, सच तो ये था कि लड़ाई की शुरुआत हुई थी
और पहला दौर प्रकृति ने स्वयं जीत लिया था। सरपंच ने आवाज दी, आज की पंचायत समाप्त। हम सब सोचेंगे, अब घर जाओ। लोग चुपचाप धीरे धीरे अपने अपने घरों को लौटने लगे, पर आज उनकी चाल में अलग ही गंभीरता थी। आज उन्होंने अनुभव किया था कि उनकी दुनिया में किताबों और तर्कों से परे भी कुछ सत्य होते हैं जो हवा में बोले जाते हैं और तूफान में चिल्लाते हैं। आरव, अन्विता, धरा और बाबा हरिदत्त अंत तक वहीं खड़े रहे। दूर पूर्वा टीला शांत खड़ा था। उसके ऊपर बादल छट चुके थे और एक शांत सुनहरी धूप उस पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे टीला मुस्कुरा रहा हो। ये जीत नहीं है बच्चों, बाबा हरिदत्त ने कहा, ये चेतावनी है। केशव लौटेगा और अगली लड़ाई और भी कठिन होगी, तैयार रहना। पर आरव और अन्विता के चेहरे पर डर नहीं था। उनके पास अब पूरा गांव था जो डरा हुआ था पर जागरूक हो चुका था, और उनके पास एक दूसरे का हाथ था जो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से थमा हुआ था। पूर्वा ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था। अब उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उन सब की थी। पंचायत में पूर्वा के प्रकोप के बाद गांव 7 दिनों तक एक अजीब शांति में डूबा रहा। लोग अब टीले की ओर देखते तो एक नए सम्मान के साथ देखते, जैसे वो कोई जागृत देवता हो। बच्चों ने वहां खेलना बंद कर दिया था। औरतें शाम को वहां से गुजरते हुए माथे पर हल्का सा हाथ लगा लेती। केशव गायब था और सबको लगा कि लड़ाई जीत ली गई है। पर आरव और अन्विता को यकीन नहीं था। एक दिन अन्विता ने अपनी डायरी में लिखा, केशव जैसे आदमी हार नहीं मानते। वे सांप की तरह दुबक जाते हैं और फिर जब सब सोए होते हैं तब डसने निकलते हैं। उसकी ये बात सच साबित होने वाली थी। 8वीं रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और अंधेरा गहरा था, गांव के पूर्वी छोर पर एक अलग किस्म की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये बिजली नहीं थी, ये एक बुलडोजर के इंजन की दहाड़ थी, जिसे सावधानी से धीमा करके चोरी चुपके गांव के बाहरी रास्ते से पूर्वा टीले की ओर लाया जा रहा था। केशव अपनी हार नहीं मान सकता था। लाखों की मशीनें चूर चूर हो गई थीं और उसकी शर्मनाक हार हुई थी। उसने रात के अंधेरे में 2 अपने विश्वास पात्र बदमाशों के साथ ये चाल चली। अगर टीला रातों रात समतल हो गया तो सुबह गांव वालों के पास करने को कुछ नहीं बचेगा। विकास एक सत्य बन जाएगा। उधर आरव उस रात सो नहीं पा रहा था। पिता से सुलह हो गई थी पर मन में एक बेचैनी थी। वो खिड़की के पास बैठा था कि अचानक उसे दूर रात की निस्तब्धता को चीरती हुई वो दबी हुई गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसका दिल धक से रह गया। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अन्विता को मैसेज किया। अभी आवाज सुनी? टीले की तरफ। अन्विता का जवाब तुरंत आया, हाँ केशव। दोनों बिना समय गवाए अपने अपने घरों से निकले। आरव ने रास्ते में अपने 2 युवा मित्रों विजय और संजय को जगाया, जो पंचायत के बाद उसके पक्ष में आ गए थे। अन्विता ने अपनी सहेली प्रिया को। कोई 5-6 युवा बिना किसी हथियार के सिर्फ एक टॉर्च और अपने साहस के सहारे अंधेरी रात में टीले की ओर दौड़ पड़े। जब वे टीले के नीचे पहुंचे तो नज़ारा देखकर उनकी सांसें रुक गईं। चांद के बादल हटने से थोड़ी रोशनी फैली थी। उसमें विशालकाय बुलडोजर एक राक्षस की तरह टीले की तलहटी में खड़ा था। उसकी चौड़ी नुकीली ब्लेड चांदनी में चमक रही थी। केशव और उसके 2 आदमी बुलडोजर के पास खड़े आखिरी तैयारियां कर रहे थे। रुक जाओ केशव, आरव की आवाज गर्जना बनकर रात में गूंजी। केशव पलटा। उसकी आंखें अंधेरे में लाल सी दिख रही थीं। अरे ये कौन मच्छर भिनभिना रहे हैं? चले जाओ यहां से, नहीं तो बुलडोजर के नीचे आ जाओगे। तुम यहां क्या कर रहे हो? अन्विता चिल्लाई। पंचायत ने मना कर दिया है। पंचायत? केशव हंसा, एक भयानक खोखली हंसी। मैं पंचायत नहीं, कानून से आया हूं। मेरे पास सरकारी अनुमति है और रात में काम करने का अधिकार है शोर कम करने के लिए। अब भागो यहां से। ये झूठ था, पर उसने इतने विश्वास से कहा कि क्षण भर को युवाओं के मन में संदेह हुआ। तभी बुलडोजर का इंजन और तेज हो गया और वो टीले की पहली ढलान पर चढ़ने लगा। उसका लक्ष्य सीधा था, वो पवित्र पीपल का पेड़। नहीं, आरव चिल्लाया और वो बुलडोजर के सामने कूद पड़ा। उसके साथी भी आगे बढ़े। अन्विता और प्रिया पेड़ की ओर भागीं, मानो अपने शरीर से ही उसे बचाना चाहती थीं। आरव चिल्लाया और वो बुलडोजर के सामने कूद गया। उसके साथी भी आगे बढ़े। अन्विता और प्रिया पेड़ की ओर भागीं, मानो अपने शरीर से ही उसे बचाना चाहती हूं। ये एक विषम लड़ाई थी। एक तरफ लोहे का राक्षस और 3 बदमाश, दूसरी तरफ हाथों में लाठी डंडा तक न लिए कुछ युवा। केशव के एक साथी ने आरव को धक्का देकर गिरा दिया। विजय और संजय उससे भिड़ गए। हाथापाई शुरू हो गई।
अन्विता ने पत्थर उठाकर बुलडोजर के कैबिन की ओर फेंका। शीशे पर खनक की आवाज आई। केशव गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बुलडोजर को और आगे बढ़ाया। अब वो पेड़ से महज 15 फीट दूर था। मारो सबको, आज ये पेड़ गिरकर रहेगा। तभी पहली बार पूरी रात पूर्वा हवा चली। ये एक तेज झोंका था जिसने सबकी आंखों में धूल झोंक दी। बुलडोजर का चालक क्षण भर के लिए दिशा भूल गया। हवा चीखती हुई, रोती हुई सी लग रही थी। नहीं, नहीं, ये आवाज सीधे हवा में बुनी हुई थी। केशव ने आवाज सुनी और उसका चेहरा पल भर के लिए डर से विकृत हो गया। पर लालच ने डर पर जीत पा ली। चलाते जाओ, ये सब झूठ है। बुलडोजर ने आखिरी धक्का दिया। उसकी ब्लेड पेड़ की जड़ों से टकराने ही वाली थी कि अचानक जमीन खोखली हो गई। टीले की वो ढलान जिसमें पेड़ की पुरानी जड़ें फैली हुई थीं, वो एक गहरे छिपे हुए गड्ढे की छत थी जो दशकों से सड़ी हुई पत्तियों और मिट्टी से ढकी हुई थी। बुलडोजर का भारी वजन उसे झेल नहीं पाया। एक भयानक धमाके और लोहे के मुड़ने की आवाज के साथ बुलडोजर का आगे का हिस्सा जमीन में धंस गया। उसकी ब्लेड हवा में अटकी रह गई और पूरी मशीन एक कोण पर झुककर अटक गई। इंजन कराहता हुआ बंद हो गया। चालक सीट से निकलकर भाग खड़ा हुआ। सन्नाटा छा गया। फिर उसी गड्ढे से जहां बुलडोजर फंसा था एक और आवाज आई, मिट्टी के खिसकने और कुछ टूटने की आवाज। बुलडोजर का वजन पेड़ की सदियों पुरानी जड़ों को हिला गया था और उन जड़ों ने अपने भीतर छुपा एक राज उगल दिया। आरव, जो धूल झाड़ते हुए उठा था, ने टॉर्च की रोशनी गड्ढे में डाली। मिट्टी के बीच कुछ चमक रहा था। वो आगे बढ़ा। अन्विता भी पास आई। वहां टूटी हुई जड़ों और खिसकी हुई मिट्टी के बीच चूड़ियों का एक पूरा चूड़ा था। पर यह वो चूड़ा नहीं था जो धरा के पास था। ये एक साधारण कांच का चूड़ा था जिसमें से कुछ चूड़ियां टूट चुकी थीं। उसके पास ही एक छोटी सी पीतल की पुरानी अंगूठी और कपड़े का सड़ा हुआ टुकड़ा था। ये नैना के शरीर के अवशेष नहीं थे, बल्कि उसकी व्यक्तिगत चीजें थीं जो शायद तूफान में उससे अलग हो गई थीं और जड़ों के बीच दब गई थीं। अन्विता ने उन चीजों को उठाया। उसका हाथ कांप रहा था। ये सीधा सबूत था कि नैना वहीं थी। उसकी कहानी कोई कल्पना नहीं थी। केशव ये सब देख रहा था। उसका सारा गुस्सा, सारी हिम्मत उस गड्ढे और उन चूड़ियों को देखकर जैसे भाप बनकर उड़ गई। उसकी टांगें लड़खड़ाईं। अब वो समझ गया था कि वो सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि एक कब्र तोड़ रहा था। तुम देख लो केशव, आरव ने कहा। आवाज में थकान और विजय दोनों थे। ये तुम्हारी बेकार जमीन नहीं है, ये किसी की आखिरी शरणास्थली है और आज इसने तुम्हारे बुलडोजर को निगल लिया। अब जाओ और कभी वापस मत आना। केशव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने दोनों साथियों के साथ पीछे हटता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। टूटा हुआ बुलडोजर उनकी हार का स्थायी स्मारक बनकर वहीं अटका रहा। थोड़ी ही देर में गांव के लोग शोर सुनकर टॉर्च और लाठियां लेकर वहां पहुंच गए। मोहन और धरा सबसे आगे थे। जब उन्होंने फंसे बुलडोजर को देखा और फिर आरव के हाथ में नैना की चूड़ियां, तो सब कुछ समझ गए। प्रकृति मां ने खुद अपनी रक्षा कर ली, बाबा हरिदत्त ने कहा, आंखों में आंसू लिए। उन्होंने चूड़ियां लीं और अपने माथे से लगाया। नैना, आज तूने अपना बचाव खुद किया, अब तू शांत हो जा। लोगों ने राहत की सांस ली। जीत हो गई थी, असली जीत। केशव की चाल धूल में मिल चुकी थी और टीले की पवित्रता का एक और सबूत मिल गया था। सुबह का पहला उजाला होने लगा। आरव और अन्विता टीले की चोटी पर खड़े थे। नीचे गांव वाले बुलडोजर को देख रहे थे, पर दोनों की नजरें उस पीपल के पेड़ पर थीं जो अब और भी महान लग रहा था। ये आखिरी रात थी, अन्विता ने कहा। हाँ, आरव ने कहा। उसका हाथ अन्विता के हाथ में था। आखिरी लड़ाई की रात, अब एक नई शुरुआत होगी। पूरब दिशा से सूरज की पहली किरण निकली और पूरे टीले को सुनहरा कर दिया। पूर्वा हवा फिर चली, पर इस बार वो कोमल और मधुर थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को सुला रही हो। चूड़ियों का सत्य मिल चुका था। केशव की चाल धूल चाट रही थी और गांव की आत्मा बच गई थी। अब नए सवेरे का इंतजार था। जिस सुबह का इंतजार था वो आ गई, पर यह कोई साधारण सुबह नहीं थी। रात की उथल पुथल, बुलडोजर की दहाड़ और हवा की चीख के बाद ये प्रकाश ऐसा लग रहा था मानो धरती माँ ने एक लंबी दर्दनाक सांस छोड़कर फिर से सांस ली हो। पहली किरण ने सबसे पहले पूर्वा टीले के उस पीपल के पेड़ को छुआ जो रात भर अपनी जड़ों में छिपे सत्य को बचाता रहा था। फिर उसने उस अटके हुए टेढ़े बुलडोजर पर डोरा डाला
जो अब एक हारे हुए राक्षस की तरह पड़ा था। खबर पत्तों की सरसराहट से भी तेज फैली। टीले पर कुछ हुआ है। केशव रात में आया था। बुलडोजर धरती में धंस गया। एक एक कर हर घर से लोग निकलने लगे, कोई चाय का कप छोड़कर, कोई चूल्हा बुझाकर। आज किसी को काम की जल्दी नहीं थी। एक बड़ी अनकही बुलावा था जो सबको टीले की ओर खींच रहा था। सबसे पहले आरव, अन्विता और वे युवा वहां पहुंचे जो रात की लड़ाई के साक्षी थे। फिर मोहन और धरा आए। बाबा हरिदत्त अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे पर अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा करते हुए चले आ रहे थे। उनके पीछे पूरा गांव, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे एक मौन जुलूस की तरह टीले की ढलान पर चढ़ने लगा। आज कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ पैरों की आहट और एक सामूहिक हैरान सांस की जो हवा में तैर रही थी। जब सब टीले की चोटी पर इकट्ठा हुए तो नज़ारा विचित्र था। एक तरफ टेढ़ा बुलडोजर, दूसरी तरफ अडिग पीपल, और बीच में वो गड्ढा जहां से नैना की चूड़ियां मिली थीं। प्रकृति और मशीन का टकराव और प्रकृति की निर्विवाद विजय। सरपंच आगे बढ़े। उनकी आवाज भारी थी। रात हम सब सो रहे थे, पर ये बच्चे जाग रहे थे और ये टीला जाग रहा था। केशव ने अपनी अंतिम चाल चली और खुद ही अपनी कब्र खोद ली। तभी बाबा हरिदत्त ने आगे कदम रखा। अन्विता ने वो पोटली जिसमें नए मिले चूड़े और पुरानी तस्वीर थी, बाबा के हवाले कर दी। बाबा के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पोटली खोली, पहले तस्वीर को देखा, नैना की वो हंसती हुई तस्वीर। उनकी आंखें भर आईं। फिर उन्होंने चूड़े को उठाया। कांच की वो चूड़ियां जिनमें से कुछ टूटी हुई थीं, आज की सुबह की रोशनी में ऐसी चमक रही थीं मानो अभी बनाई गई हों। बाबा ने चूड़ों को अपने माथे से लगाया और फिर वो रो पड़े। ये कोई हल्का सा रुदन नहीं था, ये एक बूढ़े आदमी का वो सारा दर्द था जो दशकों से उसके सीने में पत्थर बनकर दबा था। उनके कंधे फड़क रहे थे और आवाज़ रुंधी हुई, टूटी हुई निकल रही थी। मेरी बहन, मेरी छोटी बहन नैना, माफ़ कर देना। हम तुझे बचा नहीं पाए, हम तुझे ढूंढ नहीं पाए। हमने तेरा नाम भी लेना छोड़ दिया, डर से, लाचारी से। उनके आंसुओं ने एक दरवाज़ा खोल दिया। कलावती बुढ़िया भी सिसकने लगी। धरा की आंखें नम हो गईं। मोहन ने नीचे देखा। उनके गले में भी एक गांठ सी थी। ये दर्द अब निजी नहीं रह गया था, ये पूरे गांव का सामूहिक पश्चाताप था जो दशकों बाद एक साच फूट निकला था। बाबा ने चूड़ों को फिर से देखा और आकाश की ओर मुंह करके बोले, पर आज तूने हमें मौका दिया, इन बच्चों के हाथों। तूने अपनी कहानी सुनाई, तूने अपनी जगह बचाई। अब जा बेटी, अब जा। तेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। हमने तुझे याद किया, हमने तेरी कब्र को पहचाना। अब तू शांति से जा। उन्होंने चूड़ों को अपने हृदय से लगाया और फिर उन्हें कोमलता से उसी गड्ढे में वापस रख दिया जहां से वे मिली थीं। ये दफनाना नहीं, एक विदाई थी, एक समाधि का सम्मान। और तभी हुआ जिसका इंतजार शायद सबको था। पूर्व दिशा से एक कोमल, बहुत कोमल पुरवा हवा चली। ये रात वाली तूफानी हवा नहीं थी, ना ही वो दर्द भरी कराह। ये एक मधुर स्पर्श थी, जैसे कोई प्यार से गाल पर हाथ फेर रहा हो। ये हवा पीपल के पत्तों से गुजरी और एक कोमल संगीत में सरसराहट पैदा की। शुक्रिया, शांति। ये आवाज़ नहीं, एक भावना थी जो हर किसी के दिल में एक साथ उतर गई। लोगों ने आंखें बंद कर लीं। एक अद्भुत सुकून, एक गर्माहट सबके चेहरे पर फैल गई। वो बेचैनी, वो डर, वो अपराध बोध जैसे हवा के साथ बह गया। कलावती बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, चली गई, वो चली गई, अब प्रसन्न है। ये नैना की आत्मा की विदाई थी। उसे अपनी पहचान मिल गई थी, उसकी कहानी कबूल कर ली गई थी। अब वो बंधी नहीं थी। इसी भावनात्मक क्षण में एक और शख्स वहां पहुंचा, केशव। पर आज वो चमकती धोती में नहीं, साधारण कपड़ों में था। उसके सिर पर गर्व का ताज नहीं, शर्म का साया था। वो दूर खड़ा रहा, टीले पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबकी निगाहें उस पर पड़ी। आरव नीचे उतरा और उसके पास गया। कोई गुस्सा नहीं, कोई ताना नहीं, बस चुपचाप देखता रहा। केशव ने आंखें नीची कर लीं। मैं, उसकी आवाज़ फटी हुई थी। मैंने नहीं जानता था, सच में। मैंने सोचा था कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन रात जब ज़मीन ने मेरी मशीन निगल ली और फिर ये चूड़ियाँ, वो रुका। मैं शर्मिंदा हूँ। सरपंच ने कहा, जा केशव, यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है।
तेरा कागजी अनुमति और पैसा इस टीके की एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। केशव ने सिर हिलाया। उसने आखिरी बार टीले की ओर, उस पीपल की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। इस बार शायद हमेशा के लिए। उसकी हार पूरी हो चुकी थी। नैना की शांति के सामने उसका लालच धूल चाट गया था। जैसे ही केशव गया, मोहन आगे बढ़े। वो सीधे आरव के पास गए। सबकी नजरें उन पर थीं। पिता और पुत्र, जिनमें इतना तनाव था, अब आमने सामने थे। मोहन ने आरव के चेहरे को देखा। थकान थी, पर संतुष्टि भी थी। उन्होंने हाथ बढ़ाया और आरव के कंधे पर रख दिया। ये कोई भारी थपथपाहट नहीं थी, एक हल्का गर्म स्पर्श था जिसमें सब कुछ कह दिया गया। गर्व, माफी, स्वीकारोक्ति। तूने सही किया बेटा, मोहन बोले। उनकी आवाज भीगी हुई थी। मैं डर गया था तेरे भविष्य का, पर तूने हम सब का भविष्य बचा लिया, हमारी आत्मा बचा ली। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ अपने पिता के हाथ पर रख दिया। आंसू उसकी आंखों से निकल आए, पर ये खुशी के आंसू थे। पिता और पुत्र के बीच की वो खाई जो विचारों और पीढ़ियों की थी, उस सुबह पूर्वा की कोमल हवा में भर गई थी। धरा ने अन्विता को गले लगा लिया। बाबा हरिदत्त की आंखों में अब आंसू नहीं, एक गहरी शांति थी। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। कोई जीत का जश्न नहीं मना रहा था, बस एक सामूहिक राहत और एक नई शुरुआत की खुशी थी। सरपंच ने आखिरी घोषणा की, ये टीला अब कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे गांव की सांस्कृतिक विरासत है। इसे अब नैना स्मृति वन के नाम से जाना जाएगा। और ये बुलडोजर, उन्होंने उस टेढ़ी मशीन की ओर इशारा किया, ये यहीं पड़ा रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहेगा कि लालच पर विश्वास और एकता की कितनी बड़ी जीत हुई थी। सूरज अब पूरा चढ़ाया था। पूर्वा टीला, नैना स्मृति वन, चांदी और सोने की रोशनी में नहा रहा था। हवा अब भी वही कोमल संगीत बजा रही थी। नैना की आत्मा को विदाई मिल गई थी, उसकी पुकार थम गई थी, पर उसकी कहानी अब शुरू हो रही थी। एक ऐसी कहानी जो गांव की याददाश्त में हमेशा जिंदा रहेगी। आने वाली हर पीढ़ी को ये सिखाती रहेगी कि जड़ों से प्यार लालच से ज्यादा ताकतवर होता है। आरव और अन्विता हाथों में हाथ डाले उस नई सुबह को देखते रहे। उनके सामने एक नया मिशन था, इस विजय को एक नई शुरुआत में बदलना। पर उसके लिए एक और अध्याय की जरूरत थी। आज का दिन सुलह, शांति और एक सुखद अंत का था। असली नई शुरुआत तो अभी बाकी थी। सावन के महीने में पहली बारिश हो चुकी थी और गांव की मिट्टी से निकलने वाली वो सोंधी महक अब भी हवा में तैर रही थी। पर कुछ बदल गया था। वो महक अब केवल पुरानी यादों की नहीं, नई उम्मीदों की महक थी। पूर्वा टीला अब नैना पूर्वा उपवन बन चुका था और उस परिवर्तन की हरियाली पूरे गांव पर छा रही थी। वो बुलडोजर अब भी टीले की तलहटी में पड़ा था, पर अब वो हार का प्रतीक नहीं, बल्कि गांव की जीत का स्मारक बन गया था। उसके ऊपर चढ़ी बेलों ने उसे प्रकृति के आगोश में समेट लिया था, जैसे धरती माँ ने उस लोहे के राक्षस को अपनी हरी चादर से ढककर शांत कर दिया हो। बच्चे अब उसके पास खेलते, उसे छूते और उसकी कहानी सुनते। उस सुबह उपवन में एक अलग ही चहल पहल थी। आरव और अन्विता एक समूह शहरी बच्चों को लिए हुए थे, जो उनके नए शुरू किए प्रकृति अनुभव शिविर के लिए आए थे। आरव ने खाकी शर्ट पैंट पहन रखी थी और अन्विता एक साधारण सी सूती साड़ी में। दोनों के चेहरे पर वही गंभीरता थी, पर अब उसमें एक निश्चिंत आत्मविश्वास भी था। और यहाँ अन्विता ने पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वही पेड़ है जिसने एक रात अपनी जड़ों से एक बुलडोजर को रोक दिया था। शहर के बच्चों की आंखें फैल गईं। सच में? कैसे? आरव मुस्कुराया। ये सिर्फ पेड़ नहीं, एक इतिहास की जड़ है बच्चों, और जब इतिहास खतरे में होता है तो प्रकृति खुद उसकी रक्षा करती है। उसने नैना की कहानी सुनाई, चूड़ियों की कहानी, पूर्वा की पुकार की कहानी। पर अब ये कहानी डरावनी नहीं थी, ये प्रेरणादायक थी। ये अपनी जड़ों से जुड़े रहने की कहानी थी। बच्चों के जाने के बाद दोनों उपवन के छोटे से संग्रह कक्ष में गए, जो एक पुराने झोंपड़े को बनाकर बनाया गया था। यहाँ दीवार पर नैना की बड़ी सी बनाई हुई तस्वीर लगी थी। उसके नीचे वो चूड़ा और तस्वीर एक शीशे के बक्से में सुरक्षित थे। एक तरफ बाबा हरिदत्त की आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ उनका साक्षात्कार चल रहा था, जो बटन दबाते ही सुनाई देता था। दूसरी तरफ गांव की औरतों के हाथ से बने हुए खादी के बैग, सूखे जड़ी बूटियों के पैकेट और स्थानीय कारीगरों की बनाई मूर्तियां रखी थीं। ये आरव और अन्विता का छोटा सा उद्यम था, पूर्वा प्रकृति पर्यटन।
इससे गांव की कुछ युवतियों को रोजगार मिला था और गांव का पैसा गांव में ही रहता था। धरा आई हाथ में एक नया हर्बल चाय का मिश्रण लेकर। आज के शहरी मेहमानों को ये चखाना बेटा, कहना यही वो चाय है जिससे नैना की याद ताज़ा होती थी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। धरा अब इस उपवन की अवैतनिक व्यवस्थापिका थीं और उनका ज्ञान अब केवल गांव तक ही नहीं शहरों तक पहुंच रहा था। शाम ढलने लगी। आरव और अन्विता उपवन की चोटी पर बने छोटे से लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। यहाँ से पूरा गांव दिखता था। नई बनी हुई कच्ची पक्की सड़क जो केशव वाली सड़क से अलग सुरक्षित रास्ते पर बनी थी, खेतों में लहलहाती हरी फसल और दूर गांव के बच्चों का नया छोटा सा पुस्तकालय जिसमें अन्विता की डायरियों की प्रतियां भी रखी गई थी। सोचा था कभी? आरव ने अन्विता का हाथ थामते हुए पूछा। कभी नहीं, अन्विता ने कहा, उसके सिर को आरव के कंधे पर टिकाते हुए। मैं तो बस एक आवाज़ सुन रही थी, तुमने उसे एक आवाज़ दी और अब ये पूरी एक सिम्फनी बन गई है। हवा चली, पर वो हवा अब वैसी नहीं थी। इसमें कोई कराह नहीं थी, कोई विलाप नहीं था। ये एक मधुर संगीत थी, जैसे पत्ते और डालियां मिलकर प्रकृति का एक गीत गा रहे हों। ये नई पूर्वा थी, शांति की, सामंजस्य की और नई शुरुआत की हवा। कल बाबा हरिदत्त का नैना के नाम पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, अन्विता ने कहा। पूरा गांव आएगा। बाबा अब चल नहीं सकते, पर उन्होंने कहा है कि वो अपनी खिड़की से हवा को सुनेंगे और जान लेंगे कि सब ठीक है। मोहन बाबू आज कह रहे थे कि अगली फसल से कुछ पैसे इस उपवन के विस्तार के लिए देंगे। एक छोटा सा प्राकृतिक विद्यालय बनाना चाहते हैं। और मेरी माँ कह रही हैं, अन्विता ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, कि अगले सावन में इसी प्लेटफॉर्म पर एक छोटा सा संगीत समारोह करें जहां गांव के बुजुर्ग पुराने लोकगीत सुनाएं। यही तो इस नई कहानी की सबसे खूबसूरत बात थी। पुरानी पुकार खत्म हो गई थी, पर उसकी जगह ने एक ऐसी सामूहिक चेतना को जन्म दिया था जहां हर कोई अपने अपने तरीके से इस विरासत को आगे बढ़ाना चाहता था। चांद निकल आया था। चांदनी उपवन पर बिखरी हुई थी, हर पत्ते हर फूल को चमका रही थी। दूर से गांव में मंगल गीत की आवाज आने लगी। कहीं शादी थी। जीवन अपनी पूरी गति से चल रहा था। तुम्हें पता है, आरव ने गंभीर होते हुए कहा, मैंने शहर की नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया है। पूर्ण रूप से यही रहूंगा। यही मेरा घर है, यही मेरा काम है, यही मेरी जिंदगी है। अन्विता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चांदनी और प्यार दोनों चमक रहे थे। और मैंने पीएचडी के लिए शोध का विषय चुन लिया है, लोक कथाओं और सामुदायिक पहचान का समकालीन संरक्षण, एक मामला अध्ययन, हमारी अपनी कहानी। वे दोनों हंसे। उनका हाथों में हाथ अब कोई संकट में नहीं, बल्कि एक सुनहरे भविष्य की योजना बनाने में लगा हुआ था। उनका प्रेम, जो एक रहस्य और एक संघर्ष में जन्मा था, अब एक साझे सपने में परिवर्तित हो चुका था। ये प्रेम केवल एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि इस धरती, इस विरासत और इस नई शुरुआत के लिए था। एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ों की डालियां हिल उठीं। ऐसा लगा जैसे प्रकृति उनकी बातों पर अपनी सहमति दे रही हो। फिर सब शांत हो गया। पुरानी पुकार खत्म हुई। अन्विता ने फुसफुसाया। नई कहानी शुरू हुई, आरव ने पूरा किया। और नीचे गांव की लाइटें टिमटिमा रही थीं, जैसे आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। नैना पूर्वा उपवन अंधेरे में एक शांत गर्वित रक्षक की तरह खड़ा था। आरव और अन्विता वहीं बैठे रहे, चांदनी में नए सपने देखते हुए। उनकी उपलब्धि सिर्फ एक टीले को बचाना नहीं था। उन्होंने एक भटकती आत्मा को शांति दी, एक गांव को उसकी याददाश्त लौटाई, एक पिता पुत्र का मिलन कराया और खुद को एक ऐसा प्रेम और उद्देश्य दिया जो जड़ों से गहरा था। ये विरासत का गौरव था, प्रेम की विजय थी और आशा की एक नई किरण थी जो अब हवा के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों तक जाएगी। पूर्वा अब पुकारती नहीं, गाती थी और गांव उसके संगीत पर थिरक रहा था। तो अब आंखें बंद करो और एक आखिरी बार सुनो। वो पूर्वा हवा अब भी चलती है पूरब से, पर अब उसमें कराह नहीं है, कोई टूटी हुई पुकार नहीं। अब उसमें एक मधुर सरसराहट है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गा रही हो। नैना पूर्वा उपवन के पेड़ों के पत्ते अब एक सुरीला संगीत बजाते हैं जो दिल को चैन देता है। देखो, वो टीला अब अकेला नहीं रहा। उसकी गोद में अब बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं और बूढ़ों की मुस्कुराहट बसती है। वो टूटी चूड़ी अब शीशे के एक सुनहरे डिब्बे में सोई हुई है, शांति से। उसकी तलाश खत्म हुई, उसकी कहानी मिल गई।
आरव और अन्विता का हाथों में हाथ अब एक वादे से ज्यादा एक नई शुरुआत है। वो पुराना बुलडोजर अब बेलों और फूलों की एक मूर्ति बन चुका है, प्रकृति की जीत का एक प्यारा निशान। और गांव अब वही गांव नहीं रहा, वो एक परिवार बन गया है जिसने अपनी याददाश्त को गले लगा लिया है। तो अब सो जाओ बिल्कुल निश्चिंत होकर, क्योंकि अब कोई पुकार कराहती नहीं, कोई दर्द भटकता नहीं। बस एक कहानी पूरी हुई है जिसमें संघर्ष था, प्रेम था और विजय थी। हवा अब भी कहानी कहती है, पर अब वो सुलाने की कहानी है, मुस्कुराने की कहानी है। पुरवा पुरवा अब गाती है, दर्द की रात बीती है। टीला अब उपवन बन गया जिसका हर पत्ता कहानी बन गया। चूड़ी को मिल गया अपना घर, खो गया लालच का अंधेरा, जीत गया प्यार का उजियार। सो जाओ अब, गहरी नींद में डूब जाओ, कहानी अब सपनों में सो गई है। पुरवा की आवाज अब शांत हो गई है। शुभ रात्रि। कहानी पूरी हुई, पर इसकी याद और संदेश आपके सपनों में हमेशा जीवित रहेंगे।